तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं शरद यादव, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में आज आप मेरे साथ शेयर करेंगे विजन आईएएस की एनवायरनमेंट की क्लास, जो कि पीटी 365 होगी। और ये पूरी कंप्लीटली आप देखेंगे अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का पूरा पीटी 365 हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले मैंने पॉलिटी कवर किया था, इकोनॉमिक्स कवर किया, साइंस को भी अभी मैंने कल ही कंप्लीट किया है। और जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक का जो करंट अफेयर्स था अपडेटेड वाला, उसके 7 लेक्चर ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिए हैं। वो भी पीटी 365 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पर। और इन सभी पीडीएफ्स की मैं मतलब जो सब्जेक्ट है इनके पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ, अंडरलाइन की हुई हाईलाइटेड पीडीएफ भी, जिसके लिए आपको वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। और इसमें मैंने बताया था कि जब ये एनवायरनमेंट आई थी उस समय थोड़ा इलेक्शन की वजह से मैं थोड़ा बिजी था, तो मैंने ये भी कहा था कि एग्जाम के आसपास मैं इसको कवर कर दूंगा। लेकिन अब मैं रेगुलर इसको कवर कर रहा हूँ। अगले 4 क्लासेस में आपको एनवायरनमेंट भी कंप्लीट मिल जाएगी, जिससे आपके पास लास्ट के भी 15 दिन रहेंगे और आप उन करंट अफेयर्स को देख के अगर जाओगे, स्पेशली एनवायरनमेंट को, इकोनॉमिक्स को, साइंस को, अगर ये 3 करंट अफेयर्स मोस्टली आप देख के जा रहे हो ना, तो आप ये मान के चलो कि आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले टॉपिक से। और जो आज का हम टॉपिक सबसे पहले कवर करेंगे, क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये सारे टॉपिक को हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और दो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। और इसी तरीके की हिंदी के पूरी की तरीके से पीटी 365 आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं मिलेगी, केवल और केवल इस तरीके से जो मैं लेक्चर आपको प्रोवाइड कराता हूँ इजी फॉर्म में, आपको हर एक कंटेंट को समझाते हुए, कि ताकि कौन कौन सी संभावनाएं हैं पेपर में पूछे जाने की, वो इस तरीके का कंटेंट आपको यहीं पे मिलता है, बाकी और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और पहला हमारा टॉपिक है ओजोन लेयर, मतलब ओजोन होल जो हो रहे हैं ओजोन लेयर में, ओजोन परत में जो छिद्र देखे जा रहे हैं, उससे संबंधित कुछ रिपोर्ट आई हैं, कुछ अध्ययन आए हैं, स्टडी आए हैं। तो हम यहाँ पे ओजोन की स्टडी के साथ ये भी देखेंगे कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, क्या इसमें प्रॉब्लमेटिक है, क्यों ये होल बढ़ते जा रहे हैं, और कैसे इनमें रिफॉर्म्स कर सकते हैं, और भारत सरकार की तरफ से क्या क्या पहल की जा रही है। अगर आप देखोगे कि 2020 से 22 के दौरान एक अध्ययन किया गया, और उसमें कहा गया कि अंटार्कटिका के ऊपर जो मौजूद ओजोन छिद्र है वो बड़ा और पतला होता जा रहा है, यानी कि जो ओजोन होल है वो बड़ा होता जा रहा है और पतला होता जा रहा है। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि ऐसा लगेगा कि होल का मतलब है कि ओजोन लेयर जो है उसमें कोई छेद हो गया है, जिससे ऐसा लगे कि हम कोई क्षोभ मंडल से या पृथ्वी से अगर कोई रॉकेट लॉन्च करें तो उसको क्रॉस करते हुए, समताप मंडल को क्रॉस करते हुए मध्य मंडल में चला जाएगा। ऐसा दिमाग में मत बैठाना दोस्तों, बस सिंपल सी बात है, जैसे ओजोन लेयर जो होती है इस तरीके की कुछ होती है और वो पतली हो जाती है, उसी को हम कहते हैं कि ओजोन लेयर बड़ी हो रही है। सिंपल सी बात है, जैसे मान लेते हैं कि ये ओजोन लेयर इतनी सी है, ठीक है, और धीरे धीरे इसका विस्तार हो रहा है, धीरे धीरे इसका विस्तार तो हो रहा है, लेकिन ये पतली होती जा रही है। अर्थात कोई चीज अगर मोटी है और वो धीरे धीरे घिसती हुई जा रही है, पतली होती जा रही है, उसी को कहा जाता है ओजोन लेयर पे होने वाले होल, अर्थात ओजोन छिद्र कहते हैं, और कुछ नहीं होता है। सामान्यतः इसकी जो औसतन मोटाई होती है वो लगभग 300 डॉप्शन यूनिट होती है, क्योंकि ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, डॉप्शन में करते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा बताया जा रहा है कि शायद 220 यूनिट तक जो है कि वो पतली हो चुकी है, 220 डॉप्शन यूनिट, अर्थात 80 से 90 तक की यूनिट क्या होगी, डॉप्शन यूनिट घट चुकी है, और धीरे धीरे ये जो है कि बहुत पतली हो जाएगी, जो काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बात करेंगे ओजोन परत का जो क्षरण होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले आप देखोगे कि पराबैंगनी किरणें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन अणु से क्लोरीन परमाणु को अलग कर देती है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में पहुंचती कैसे, तो आपके घरों में जो प्रशीतक प्रयोग किए जाते हैं, प्रशीतक मतलब जैसे AC हो गया, एयर कंडीशनर हो गए, फ्रिज हो गए, या वाटर कूलर हो गए, इस तरीके की जो भी चीजें प्रयोग की जाती हैं, इनमें से जो गैस निकलती है उसमें CFC मौजूद होती है। जब ये UV रेस से एक्टिविटी करती है, किससे, अल्ट्रावायलेट रेस से, जब जो है कि CFC क्रिया करती है, तो यहां से Cl अर्थात कि क्लोरीन अलग निकल जाती है। क्या निकलती है, क्लोरीन। और क्लोरीन एक बहुत ही घातक तत्व बन जाता है ओजोन की लेयर को तोड़ने के लिए, क्योंकि क्लोरीन ओजोन की लेयर से क्या करती है, क्रिया करती है, और ओजोन को तोड़ देती है ये एक ऑक्सीजन के रूप में, और एक बच्चा ऑक्सीजन मतलब कि शिशु ऑक्सीजन, जिसपे O2 नहीं होता, केवल O होता है। और इसी तरीके से फिर ये और भी O3 को क्या करती है, तोड़ती चली जाती है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर
हम ये भी तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा को तो वृद्धि कर रही है, वो बात तो आपकी मैं मान सकता हूँ कि चलो ओजोन का विखंडन होने से ऑक्सीजन बन रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप ये भी तो देखो मेरे भाई कि अगर ऑक्सीजन ही रह के क्या करेगी, जब ओजोन लेयर पूरी खत्म हो जाएगी और अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हमारे बॉडी पर आके स्किन कैंसर पैदा करेगी, या फिर आपके जीन म्यूटेशन करेगी, जीन में परिवर्तन करेगी, और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा करेगी। तो जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो ऑक्सीजन का लेके क्या करोगे? तो ये वाली एक प्रॉब्लमेटिक बात है। तो यहां पर आप देखोगे कि क्लोरीन क्या करती है, क्लोरीन परमाणु ओजोन अणु को विखंडित कर देती है, जिससे ओजोन परत में छिद्र बनना लगता है, अर्थात ओजोन की लेयर पतली होती है। इस दौरान क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अणु का निर्माण करती है, यानी कि क्लोरीन क्या करती है, मोनोऑक्साइड का मतलब O और ऑक्सीजन का मतलब O2, इनका निर्माण करती है, क्योंकि जो ओजोन होती है वो O3 होती है, तो ये क्लोरीन से अलग हो जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पर बात करेंगे, जैसे आप देखोगे अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, इन सबसे एक लेयर होती है जो कि पृथ्वी की सुरक्षा हो पाती है, और अगर ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। अब यहाँ पे ओजोन क्षयकारी रसायन कौन कौन से होते हैं, हालांकि होते तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे कुछ मेजर लिखे गए, जैसे कि CFC, जिसमें आप एरोसोल देख सकते हो, धूल के कण, रेफ्रिजरेटर देख सकते हो, सॉल्वेंट्स देख सकते हो, ठीक है। इन सभी में ओजोन क्षयकारी रसायन CFC की उत्पत्ति होती है, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। HCFC की बात करेंगे तो एरोसोल, रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेंट हो गया, और सॉल्वेंट्स हो गया। हेलोन्स क्या होते हैं, ये अग्निशामक जो यंत्र होते हैं आपके, उसमें हेलोन्स मिलते हैं। और कीटनाशक दवाइयों में जो हम खेतों में छोड़ते हैं, छिड़काव करते हैं, उसमें मिथाइल ब्रोमाइड भी मिलता है। और जब हम कीटनाशक दवाइयों को छोड़ते हैं उन फसलों पर, तो उसमें से मिथाइल ब्रोमाइड मुक्त होकर ऊपर वायुमंडल में जाता है। ये सभी ओजोन को नष्ट करते हैं। अब ओजोन परत और ओजोन छिद्र के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ओजोन परत जो है पृथ्वी के समताप मंडल में गैस की एक पतली सीट होती है, यानी कि गैस की क्या होती है, एक पतली कवच होती है, और इसके साथ सूर्य की पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित कर देती है, जिससे पृथ्वी पर आने से उनकी रक्षा होती है। एक बात और ध्यान रखना कि 90% जो ओजोन है वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो जो 10% ओजोन होती है ना, ये कहाँ पाई जाती है, ये क्षोभ मंडल में पाई जाती है, यानी कि निचले वायुमंडल में पाई जाती है। और जो क्षोभ मंडल में 10% पाई जाती है ओजोन, उसे ओजोन प्रदूषण कहते हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा, जब पॉल्यूटेंट्स पढ़ोगे, पॉल्यूशन पढ़ते हो, तो उसमें आपने ओजोन को भी पढ़ा होगा कि ओजोन कैसे प्रदूषण के रूप में काम कर रहा है। जबकि हमने तो पढ़ा है बचपन से कि ओजोन तो हमारे लिए रक्षा करती है, एक लेयर बनाती है, लेकिन वो 90% जो ओजोन होती है वो समताप मंडल में होती है। अगर वही ओजोन 10% जो बचती है वो क्षोभ मंडल में होती है, जो धूल कणों के साथ मिक्स होकर एक प्रदूषण का काम करती है, तो क्षोभ मंडल वाली ओजोन प्रदूषण का काम करती है। अब ओजोन छिद्र की बात करें तो अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ओजोन की परत में मोटाई में कमी आ गई है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन की सांद्रता है वो 220 यूनिट हो गई है, 220 डॉप्सन यूनिट तक काफी कम हो जाती है, जबकि औसत मोटाई इसकी 300 डॉप्सन यूनिट होती है। तो कहने का मतलब है, एक एग्जांपल के तौर पे, कि अगर किसी चीज का औसत वजन 300 ग्राम होगा तो बढ़िया होगी, लेकिन अगर 300 ग्राम से कम होता जाएगा तो नुकसानदायक होगी। सेम वही है कि डॉप्सन यूनिट कम से कम 300 होती तो ये अच्छी मानी जाती है, लेकिन 300 से घटते घटते 220 तक हो चुकी है, और इस वजह से जो है कि ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। अब दिमाग में एक प्रश्न और आना चाहिए आपके कि सर ये अंटार्कटिका पे ही क्यों होती है, जबकि वहां पे तो नो मैंस लैंड है, वहां पे तो कोई व्यक्ति रह ही नहीं रहा है, वहां पे ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो रही है? तो मैं आपको बता दूं कि ये आप देखोगे पृथ्वी है तो ये 90 डिग्री पोल होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री साउथ, और साउथ में आपका अंटार्कटिका होता है। तो जो भी हम एक्टिविटी कर रहे होते हैं क्षोभ मंडल में, जब ये धूल कण वगैरह जो पॉल्यूशन जाता है, ये ध्रुवों के साथ पोलर वर्टिक्स वाली क्रिया में क्या करता है, धूलों का संचरण करता है, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाता है और 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर आता है। लेकिन 90 डिग्री पर कोई भी व्यक्ति खासकर रहता नहीं है, लेकिन जो 0 डिग्री के आसपास रहते हैं, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये जो एक्टिविटी होती है इसमें वायु परिसंचरण के माध्यम से क्लोरीन, CFC, हेलोजन्स, ये सारी गैसें जो है कि पहुंचती है 90 डिग्री के आसपास, और वहां पे ओजोन लेयर को पतला करती हैं, और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है अंटार्कटिका पे। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। और यहाँ पर हम देख लेते हैं ओजोन क्षयकारी जो पदार्थ होते हैं, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जो मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न जो गैसें होती हैं वो समताप मंडल तक पहुंचती हैं और बार बार ओजोन अणुओं का विखंडन करती हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हेलोन्स हो गए, और भी ऐसे कई सारे घटक होते हैं जो ओजोन डिप्लीशन
डिप्लीशन सब्सटेंस कहलाते हैं, यानी ओजोन को क्षय करते हैं अर्थात उसका विनाश करते हैं। अब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने यह भी कहा है कि अगर हम इस स्थिति पर विचार करें तो अगले 4 दशकों के भीतर ओजोन की परत की रिकवरी कर पाएंगे, यानी कि 40 साल। और आपको क्या लगता है कि इन 40 साल में टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन नहीं होगा या टेक्नोलॉजी के साथ जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ने से क्या प्रदूषण नहीं फैलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। ये तो यूनेप ने तब कहा है कि अगर आज की स्थिति में आप जो है कि सीमित होकर जनसंख्या को रखोगे, सीमित होकर प्रोडक्शन करोगे, सीमित होकर प्रदूषण फैलाओगे, तब भी हमें 40 साल लगेगा रिकवरी करने में। और अगर एक बार ओजोन लेयर जो है कि बहुत पतली हो गई ना दोस्तों, तो ये मान के चलो कि फिर बहुत ज्यादा जीवन नहीं जिएगा कोई व्यक्ति, सबको कोई ना कोई स्किन डिजीज होगी, कोई ना कोई बीमारी होगी, तो व्यक्ति वैसे ही 20-25 साल में मर जाएगा। इसीलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि इस तरीके के कामों से कैसे बचा जाए। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर होती है उसके कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, पोलर वर्टेक्स में परिवर्तन, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि ध्रुवीय भंवर समताप मंडलीय वायु राशि है और ये दोनों ध्रुवों के आसपास लो प्रेशर और ठंडी हवाओं का एक विशाल क्षेत्र होता है। तो मैंने क्या बताया, 90 डिग्री के आसपास क्या होती है, ठंडी वायु होती है, लेकिन समताप मंडल के पास जो लो प्रेशर होता है, इन दोनों का मिश्रण होने की वजह से ठंडी हवाओं का ध्रुवों के पास बनाए रखना और ध्रुवीय भंवर दक्षिणी ध्रुवों पर अधिक प्रबल होते हैं, नॉर्थ पे नहीं होते, क्योंकि नॉर्थ पे स्थल खंड ज्यादा होता है, इसलिए वो प्रभाव स्थल खंड पे ज्यादा दिखता, पोल पे नहीं दिखता। जबकि 90 डिग्री साउथ में अगर आप देखोगे तो सबसे दक्षिणी बिंदु आपको साउथ अमेरिका के अंतर्गत मैंने पढ़ाया होगा, याद होगा, चिली का सबसे दक्षिणी पार्ट होता है। उसके बाद आप देखोगे 40 डिग्री के बाद 50, 60, 70, 80, 90 पे कोई स्थल खंड है ही नहीं, सारा का सारा महासागर है, इसलिए वहां पे वायु परिसंचरण आसानी से हो जाता है और वो 90 डिग्री पे जो है कि पॉल्यूटेंट्स इकट्ठे होते हैं। और यह ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों का भी निर्माण करता है। जैसे इन बादलों को रंग बिरंगे देखने के लिए हम क्या कहते हैं, नेक्रियस क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है, जहां पे -78 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही इन बादलों का निर्माण होता है। और फाइनली ये बादल क्या करते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकते हैं और जिसकी वजह से समताप मंडल में इस तरीके का प्रदूषण फैलता है। ये ओजोन परत को 2 तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो ऐसी सतह का निर्माण कर देते हैं जिससे क्लोरीन के सामान्य रूप को अधिक अभिक्रियाशील बनाने में मदद मिलता है। कौन? जो लॉन्ग वेव रेडिएशन को जब बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, जिस भी प्रकार की गैसों को नहीं बाहर जाने दे रहे हैं, तो वो सारी की सारी क्या करेंगे, क्लोरीन के लिए आसान बनाती है अभिक्रिया करने के लिए ओजोन से। दूसरा, नाइट्रोजन यौगिक को हटा देते हैं, क्योंकि क्लोरीन के विनाशकारी प्रभाव को ये कम कर सकती है। नाइट्रोजन जो हमारे वायुमंडल में लगभग 78% मौजूद है, लेकिन ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन के तौर पे जो बादल निर्माण हो जाता है, यहाँ पे एक तरीके से सघन परत हो जाती है। इसको मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मेंस की क्लास है उसमें बताया है कि जब ये परतें जो है कि बादल की मोटी हो जाती हैं, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होती है ना, उसके भी प्रभाव को खत्म कर देते हैं। और अगर नाइट्रोजन रहती तो क्लोरीन के जो विनाशकारी प्रभाव उसको कम कर सकती थी, लेकिन जब नाइट्रोजन ही हट गई तो क्लोरीन के लिए और आसान हो गया एक्टिविटी करना। क्लियर हो गई बात। और सौर चक्र में परिवर्तन भी ओजोन परत को प्रभावित करता है। वहीं जलवायु परिवर्तन और वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रचुरता में वृद्धि के कारण ही ओजोन छिद्र तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि क्या ओजोन परत में केवल ह्यूमन एक्टिविटी ही जिम्मेदार है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है, नेचुरल एक्टिविटी भी जिम्मेदार है। जैसे ज्वालामुखी की बात करें, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, जलवाष्प सबसे अधिक उसमें गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मोनोऑक्साइड निकलती है, धूल के कण निकलते हैं, वाटर निकलता है, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो उसमें कुछ ऐसे भी घटक निकलते हैं जो ओजोन के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे जब भी ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो बड़े पैमाने पे जो उत्सर्जित जलवाष्प होती है, ये धुएं का गुबार समताप मंडल में पहुंच जाता है। जलवाष्प धुएं का गुबार जो होता है समताप मंडल में पहुंचता है। वहीं जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है समताप मंडल में जाती है और यह गैस समताप मंडल में क्लोरीन के रासायनिक रूपांतरण में मदद करती है। इससे अधिक अभिक्रियाशील रूप प्रदान होता है। अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, क्लोरीन को और भी मदद प्रदान करता है कि ओजोन के अणुओं को तोड़ सको। और साथ ही साथ ज्वालामुखी से ब्रोमीन और हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस का भी उत्सर्जन होता है, जो डायरेक्टली ओजोन को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है। अभी मैंने आपको बताया ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस में कि आपका क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, हेलोन्स भी है, ये सारी चीज, तो उसमें ब्रोमीन हो गया। वहीं ओजोन क्षयकारी पदार्थों की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए भी सतह प्रदान करते हैं, जिससे क्लोरीन इनको और कमजोर कर सके। तो ज्वालामुखी विस्फोट अर्थात प्राकृतिक घटनाएं भी ओजोन लेयर के लिए जिम्मेदार है। लेकिन मैं कहता हूं कि ज्वालामुखी घटनाएं कितनी होती हैं, मुश्किल से साल भर में एक आध बार होती है, लेकिन उससे ज्यादा जो साल भर ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है पूरे वर्ल्ड पर, इसका जो है कि ज्यादा परिणाम होता है कि ओजोन लेयर में
छेद हो रहा है। अब इसी से संबंधित एक अगला टॉपिक हम लोग यही पढ़ेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कई बार होता है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओ प्रीलिम्स या स्टेट प्रीलिम्स में मिलान करने के लिए आता है ईयर वाइज, और यूपीएससी थोड़ा इसके लिए डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है। जैसे पर्यावरण मंत्रालय और यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की, भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने, कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। स्टेटमेंट आपसे आएगा कि क्या भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। आपको लगेगा कि यार अगर ऐसी बात होती तो ये पक्का जो है कि पूरे विश्व में डंका बज रहा होता, लेकिन आपने तो वो सुना ही नहीं होगा, और जब वो न्यूज़ नहीं सुनी होगी तो आपको लगेगा नहीं ये बात तो गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत ने अपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लक्ष्य को 2030 से पहले ही 2024 में अचीव कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में अगर हम बात करें भारत की उपलब्धि के बारे में, तो भारत ने 35% हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। भारत ने टारगेट रखा था कि हम 35% जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है सीएफसी के बाद, हम इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेंगे, और वो टारगेट हमने प्राप्त भी कर लिया। अगर हम 2020 की बेसलाइन को आधार बनाएं तो 2024 आते आते हमने कुल 44% की कमी हासिल कर ली है। और इसी के साथ एक और इसका वेरिएंट होता है जिसको हम कहते हैं HCFC 141B, इसको भी समाप्त कर दिया है। और इसको देखोगे HCFC को, ये नए शीतलन उपकरणों के उत्पादन में रेफ्रिजरेंट के रूप में काम किया जाता है। जैसे कि आपके कूलर हो गए, एसी हो गए, जो नए नए जो है कि अब पैटर्न पे आ रहे हैं, और भी जो कूलेंट वाले जो होते हैं गैजेट, उसमें ये प्रयोग किए जाते हैं। और जो HCFC 141B है, ये ठोस पॉलीथ्यूरिन फोम के उत्पादन में ब्लोइंग एजेंट के रूप में काम करती है। जो आपके घरों में फोम वगैरह आते हैं ना, उसमें ये काम करती है। तो इन सभी को चरणबद्ध तरीके से भारत ने उपलब्धि हासिल कर ली है कम करके। और इसके बाद इसमें यह भी लिखा है कि भारत नए उपकरणों के निर्माण में HCFC के उपयोग को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल 2030 से ही पहले दिसंबर 2024 तक पूरी तरह समाप्त कर लेगा। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा हमने नहीं कहा, ऐसा यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट ने कहा है। यानी उन्होंने ये एक शाबाशी दी है कि भारतीयों ने इतनी जो है कि काम किया है कारगर तौर पे, कि इन्होंने अपनी उपलब्धि अचीव कर ली समय से पहले। 6 साल पहले हमने उपलब्धि हासिल कर ली। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू करने से समेत भारत की अन्य उपलब्धियां क्या है कि भारत ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ध्यान देना सी नहीं होना चाहिए यहाँ पे HFC होना चाहिए। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स आदि के नियंत्रण को उपयोग के लिए चरणबद्ध तरीके से व्यापक उपयोग को हटा दिया है। साथ ही साथ HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज आउट मैनेजमेंट प्लान भी स्टेज 2 शुरू हो गया 2017 से ही, जो कि 2024 के अंत तक पूरा होगा। मतलब हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाने के लिए कई स्टेज इसमें काम चल रहे होंगे। तो पहला स्टेज हो चुका था, अब दूसरा स्टेज 2017 से शुरू किया गया और 2024 तक ये पूरा हो जाएगा, जो हम अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान का लक्ष्य है कि 2037-38 तक हम कूलिंग की मांग को कम करें और रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन पर बल दें और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा दें और बेहतर प्रौद्योगिकी विकल्पों को अपनाना। अब ये जो इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है, ये क्या करता है? इसमें ये फोकस किया जा रहा है कि जो हमारी कूलिंग की डिमांड है उसको हम कम करें। लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लगातार गर्मी बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या होता है, हम अपने घरों से जब बाहर निकलते हैं ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए कहीं पर भी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। जिसके बाद हम घर में आते हैं तो ठंडा पानी चाहिए होता है, फ्रिज, ठंडी जो है कि हवा चाहिए होता है, एसी वगैरह, कूलर चाहिए होते हैं, फर्राटे चाहिए होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी डिमांड करती है। लेकिन सरकार का प्रयास है कि हम लोग 2037-38 तक, लगभग अगले 15 सालों के अंदर क्या करेंगे, बहुत अधिक पौधारोपण करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, जिससे आसपास के एनवायरनमेंट में हरियाली रहेगी, मौसम जो है कि ठंडा रहेगा। और जब ज़्यादा मौसम ठंडा रहेगा तो लोग जो है कि पानी ठंडा नहीं पिएंगे, नॉर्मल पी लेंगे। घड़े मटके का प्रयोग करेंगे, देसी उपकरणों का प्रयोग करेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। इन सभी माध्यमों से हम कूलिंग की डिमांड को जब कम करेंगे तो हर घर में जो है कि फ्रिज की डिमांड भी कम होगी, एसी की डिमांड भी कम होगी। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था दोस्तों नीति आयोग की, उसमें ये लिखा हुआ था कि इस साल 2023-24 में अब तक की सबसे अधिक डिमांडिंग जो है कि एसी होगी। मतलब एसी की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि हर व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं रोजगार करके पैसा आ रहा है, या फिर किस्तों पर EMI पे वो फ्रिज ले रहे हैं या एसी ले रहे हैं, लेकिन ले जरूर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, ऐसे में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और सोचो जितनी एसी बिकेगी उतना ही जो है कि ग्लोबल वार्मिंग में CFC का रिलीजन होगा और उससे ही जो ओजोन है उसको नुकसान पहुंचेगा। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब हम आगे देख लेते हैं जरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो 1987, ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक वियना कन्वेंशन लागू किया गया था, जो कि इस पे हस्ताक्षर हुए थे 1985 में। लेकिन इसी को लागू करने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया 1987 में। ये एक वैश्विक पर्यावरणीय संधि है और ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन
और उपयोग को समाप्त करना इसका टारगेट है। ध्यान देना, ये ओजोन की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ओजोन को नुकसान करने वाले जो उत्पादन होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनका उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना है कि न तो उसका प्रोडक्शन करो ना उसका उपयोग करो। और ये पहली सार्वभौमिक अनुसमर्थित संधि है यूनाइटेड नेशन की, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों ने संधि पर हस्ताक्षर किया। केवल एक दो नहीं, जितने भी सदस्य सबने हस्ताक्षर किए। और इसी उपलक्ष्य में हम 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। और आगे देखते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक संशोधन किया गया था, किगाली संशोधन के नाम से। ध्यान समझना, कई बार आपने किगाली संशोधन सुना होगा। जरा मुझे बताना, किगाली ये जो है कि किस राज्य के, मतलब किस देश के अंतर्गत आता है तो अफ्रीका में, लेकिन किस देश में आता है ये बता दो, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कहाँ तक नॉलेज है, फिर उसके और अपडेट किया करो। तो 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक संशोधन किया गया किगाली समझौते के अंतर्गत, और उसको लागू कब किया गया? 2019 से लागू कर दिया गया, जिसमें क्या ऑप्शन रखा गया था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को CFC और HCFC के ऐसे विकल्प के रूप में अपनाया जाए जो ओजोन परत के लिए क्षयकारी नहीं है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना मेरी बात, कि मैं HFC की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक हमने बात की HFC की, एक बात हमने की CFC की, और एक बात हमने की HCFC। ये होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये होता है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये दोनों जो है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना, HFC, ये आपको क्या लिख रहा है? HFC को हम CFC और HCFC के विकल्प के रूप में अपना सकते हैं, क्योंकि इससे ओजोन परत का क्षय नहीं होता है। तो आपको अगर ऑप्शन दे देता है, मान लेते हैं ये ऑप्शन देने के बाद उसने एक यहाँ पे ये भी लिख दिया कि मिथाइल ब्रोमाइड करके, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड करके। अब UPSC ने पूछ लिया कि इनमें से कौन से ऐसे घटक हैं जो ओजोन के लिए क्षयकारी नहीं होते, तो आपको लगेगा HFC, CFC, HCFC ये तो हमने पढ़ा है, और मिथाइल ब्रोमाइड आपको याद नहीं आएगा तो आप इसे टिक लगा के चले आओगे। ये गलत हो जाएगा। HFC को जो है कि दोस्तों अलग रखना है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, क्योंकि ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसको एक विकल्प के तौर पे प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन एक नुकसान इससे जरूर होता है, क्योंकि ये नुकसान क्या होता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्षमता में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज्यादा प्रभावी होती है। मतलब कहने का है कि ग्लोबल वार्मिंग क्षमता को कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में हजारों गुना अधिक होती है। ये ज्यादा नुकसान भी पहुंचाती है ग्लोबल वार्मिंग में। अच्छा, किगाली समझौता 2047 तक क्या कह रहा है कि HFC की 80% की कमी संबंधी लक्ष्य को पूरा करने हेतु 4 चरणीय मार्ग के साथ राष्ट्रों को 3 समूहों में विभाजित किया करता है। कितने करता है? 3 समूह में। अब भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध क्या है भारत के साथ? तो भारत ने भाई, सिंपल सी बात है, 1991 और 1992 में वियना अभिसमय और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे पक्षकार बन गया। वियना अभिसमय जो कि 1985 में हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ, इसी को लागू करने के लिए। और भारत ने 1991 में वियना कन्वेंशन और 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर कर दिए थे। और इसके लिए भारत में जो कार्यान्वयन एजेंसी पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, साथ ही साथ 2021 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो किगाली संशोधन था उसकी भी अभी पुष्टि कर दी थी, क्योंकि किगाली समझौता, किगाली संशोधन 2016 में हुआ था, 2019 में लागू हुआ, और भारत ने 2021 में इस पे अपनी अभी पुष्टि कर दी, यानी कि समर्थन दे दिया। और भारत भी इसके तहत 2032 तक 4 चरणों में HFC को चरणबद्ध रूप से हटाएगा। क्योंकि आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा कि CFC और HCFC का विकल्प हो सकता है, हम विकल्प जरूर बना सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर हम इसका प्रयोग भी कम कर देंगे, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज्यादा जो है कि अपना योगदान दे सकती है। 2032 में हम 10% हटाएंगे, 2037 में हम 20%, फिर 2042 में 30% और 2047 में 85% तक की कमी करेंगे। एवरी 5 ईयर पे 10, 20, 30 और डायरेक्ट 85% कमी हर 5 साल पर। तो ये हो गया आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब हम बात करेंगे द स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर 2023। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रायोस्फीयर किसे कहते हैं दोस्तों। तो क्रायोस्फीयर जो होते हैं वो हिम के टुकड़े होते हैं एक तरीके से। जैसे यहाँ पर आप देखो कि क्रायोस्फीयर लिखा है, तो इसमें आइस जो लिखा है ना, झील और रिवर आइस हो गया, ये बर्फ हो गया, आइस कैप हो गया, ग्लेशियर हो गए, समुद्री बर्फ, हिमखंड, आइस शेल्फ, बर्फ। तो इन सभी को क्या कहता है? क्रायोस्फीयर कहा जाता है, या दूसरी भाषा में हम इसको परमाफ्रॉस्ट भी कह सकते हैं। तुषार मंडल भी हिंदी में कहते हैं, परमाफ्रॉस्ट भी कहते हैं, क्रायोस्फीयर भी कहते हैं। ये सारे एक ही चीजें होती हैं। कहने का मतलब होता है जो बर्फ की जो शीट होती है ना, बर्फ की शीट कह दो या जो है कि हिमखंड कह दो, ठीक, ये सारे के सारे क्रायोस्फीयर होते हैं। मामला क्या है कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ने स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर 2023 टू डिग्री ईज टू हाइस
शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। अर्थात जो ICCI है ये वैश्विक स्तर पे काम करती है क्रायोस्फीयर को बचाने के लिए और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था है वैश्विक स्तर पे, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म में ही अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। अर्थात कि क्रायोस्फीयर की जलवायु को बचाने के लिए यही एकमात्र संस्था है जो वर्ल्ड के स्तर पे काम करती है। और इसने एक रिपोर्ट जारी की स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2023। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई क्रायोस्फीयर में क्या होता है। अब पहले हम ICCI के बारे में बात कर लेते हैं। विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक नेटवर्क यानी एक मंच है जो कि हिमांक मंडल अर्थात कि जो हिम से भरा हुआ होता है क्रायोस्फीयर, इसको संरक्षित करने के लिए सरकारों और संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं। ये वैश्विक स्तर पे एकमात्र ऐसा संगठन है जो आइस के लिए काम करता है, बर्फ के लिए अर्थात क्रायोस्फीयर के लिए। और ये क्रायोस्फीयर की जलवायु दशाओं पर नजर भी रखी जाती है इनके माध्यम से। रिपोर्ट में क्या कहा गया, रिपोर्ट कह रही है कि यदि तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक की भी वृद्धि हुई तो ये मान के चलो सभी उष्ण कटिबंधीय ग्लेशियर, अधिकतर मध्य अक्षांशीय ग्लेशियर और ध्रुवीय क्षेत्र लुप्त हो जाएंगे। अर्थात इन्होंने सीधे कह दिया कि अगर मैं एक पृथ्वी बना दूं, इन्होंने कहा कि 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच के जितने भी ग्लेशियर हैं, मतलब चाहे वो हिमालय में देख लो आप, ये भी तो आता है आखिरकार उष्ण कटिबंधीय जोन में, या फिर आप अफ्रीका देश में देख लो, मैक्सिको में देख सकते हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हो। ये नॉर्थ और साउथ दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों। तो यहाँ पर जितने भी हिमालय है ना, ये सारे के सारे लुप्त हो जाएंगे। फिर ये भी कह रहे हैं कि अधिकतर मध्य अक्षांशीय ग्लेशियर भी, यानी 30 से लेकर 60 डिग्री के आसपास, जिसमें हमारा भारत का 37 डिग्री पे हिमालय आ जाएगा, चाइना का हो गया, साइबेरिया हो गया, अमेरिका का हो गया, ये भी पिघल जाएंगे। और साथ ही साथ ध्रुवीय जो क्षेत्र है ना जिसपे बर्फ है, ये सारे के सारे लुप्त हो जाएंगे। कब? अगर आप 2 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान में वृद्धि हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ा इन्होंने जो है कि रिपोर्ट दी है कि अगर हम इस वृद्धि को कैसे भी करके रोकें। और ये कह रहे हैं कि अगर औसत तापमान की बात करें, अगर ये भी 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होगी ना, तो मौजूदा बर्फ का 50% हिस्सा पिघलने लगेगा। जितनी भी बर्फ आ जाए हिमालय क्षेत्र में, सारी की सारी जो है कि पिघलने लगेगी। और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से जो है कि पिछले दशक में 7 खराब वर्ष ऐसे थे जिसमें लगातार ध्रुवीय बर्फ पिघल रही थी। क्रायोस्फीयर की बात करेंगे, क्रायोस्फीयर क्या होते हैं, तो भाई पृथ्वी पर जमे हुए जल अर्थात जो बर्फ और हिम के रूप में जमे होते हैं, इन्हीं क्षेत्रों को हम क्रायोस्फीयर कहते हैं। उच्च एल्बिडो के कारण क्रायोस्फीयर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। एल्बिडो क्या होता है, यहाँ पर आप देख लो, एल्बिडो क्या होता है दोस्तों, तो जैसे मान लेते हैं कि सन है और सन के माध्यम से जो किरणें आ रही होती है पृथ्वी पर, ठीक है, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आ रही होती है पृथ्वी पर, और यहाँ पे जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे जो आ रही होती है किरणें, तो पृथ्वी क्या करती है, एल्बिडो के माध्यम से 35% यानी कि 35 यूनिट को शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ही रिटर्न कर देती है। अर्थात पृथ्वी ने केवल 65 यूनिट को कवर किया, कितना, 65 यूनिट को, और इसी से टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर मान लो कि बर्फ जो जमे हुए हैं अर्थात कि जो क्रायोस्फीयर है, अगर इसकी वैल्यू और अधिक हो, अर्थात ये और भी ज्यादा पृथ्वी पर पाए जाए, तो ये 35 की जगह 40% तक रिटर्न कर देगी। कितनी? 40% तक। तो पृथ्वी को तापमान कितना मिलेगा? 65 यूनिट नहीं बल्कि 60 डिग्री, 60 यूनिट तक मिलेगा। अर्थात पृथ्वी और कम गर्म रहेगी, अर्थात कि ग्लोबल वार्मिंग और कम होगी। क्योंकि जो एल्बिडो का कॉन्सेप्ट है, वैसे तो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की मेंस की क्लास में समझा दिया बहुत डिटेल से। एल्बिडो के बारे में मैंने यही बताया दोस्तों कि ये जितनी भी चिकनी सतह होती है और जितनी लाइट सतह होती है, उसके हिसाब से ये रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि गर्मियों में अगर आप डार्क कपड़े पहनोगे, ब्लैक कलर के कपड़े पहनोगे, तो ये क्या करेगी, आपके सूर्य की गर्मी को अवशोषित कर लेगी और आपको गर्मी पैदा होगी। लेकिन अगर आप उसकी जगह लाइट कपड़े पहनो, हल्के कपड़े पहनो, हल्के कलर के, तो सूर्य की जो किरणें आएंगी वो हल्के कलर की वजह से रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न हो जाएंगी और आपकी बॉडी में हीट पैदा नहीं होगी। इसलिए आप ज्यादा अच्छे से रह पाओगे, गर्मी कम लगेगी। तो ये एल्बिडो होता है। तो ये भी क्या करेंगे, पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करेंगे, एल्बिडो के मान को अधिक रखेंगे। साथ ही साथ जो क्रायोस्फीयर होते हैं, ये कार्बन का भंडारण बहुत बड़े मात्रा पे करते हैं, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट ने मृदा के अंदर काफी अधिक मात्रा में कार्बन को संचित कर रखा है। अगर ये धीरे धीरे पिघलने लग गए, वाटर के रूप में कन्वर्ट हो गए, तो ये मान के चलो कि जो भी कार्बन होगा, जब ये कार्बन रिलीज होगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित, मतलब ग्रीन हाउस गैस का निर्माण करता है सबसे अधिक, और जिसकी वजह से क्या होगा, औसत टेम्परेचर में पृथ्वी की वृद्धि हो जाएगी। यानी ये कार्बन रिलीज नहीं होना चाहिए। और ये कब नहीं रिलीज होगा, जब हमारे तुषार मंडल, क्रायोस्फीयर, परमाफ्रॉस्ट, जमी हुई बर्फ उसी अवस्था में रहेंगे। लेकिन ये कैसे होंगे, जब हमारा तापमान कम होगा। और इसके साथ साथ जल की उपलब्धता भी है इसमें। अगर ये ग्लेशियरों, बर्फ की चादरों आदि के रूप में विश्व का 80% ताजा जल मौजूद है। ताजा जल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इन बर्फ में जो जल होता है वो मीठा पानी होता है, और यहीं से जो नदियां निकलती है, जैसे सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, इनका पानी मीठा होता है, खारा नहीं होता, क्योंकि ये इन्हीं ग्लेशियरों के माध्यम से पानी को लेकर आ रही होती है। समुद्र में आप देखोगे पानी खारा होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बर्फ, इन सभी ग्लेशियरों और बर्फ की चादर में लगभग विश्व का 80% जल मौजूद है।
चरम मौसम की घटनाओं के बारे में बात कर सकते हैं कि चरम मौसमी घटनाओं की वजह से बर्फ पिघलने लगती है और इन घटनाओं की वृद्धि हो रही है। क्रायोस्फीयर की सुरक्षा के लिए भारत में क्या पहल हो रही है? तो भारत ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया था। याद होगा आपको, नेशनल मिशन जो है कि फॉर क्लाइमेट चेंज 2008 में शुरू किया गया था और इसमें 8 कंपोनेंट पे काम किया जा रहा है, जिस कंपोनेंट के अंतर्गत आपका ये भी है कि हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की हमें सुरक्षा करनी है। इसके बाद वाडिया इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी की स्थापना भी की गई है भारत के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे पश्चिमी अंटार्कटिका में हिम का पिघलना। अभी हमने अंटार्कटिका में ओजोन लेयर की समस्या देखी, अब अंटार्कटिका में जो है कि हम क्या देख रहे हैं, पश्चिमी अंटार्कटिका में हिम का पिघलना। मैंने पहले ही बताया कि जो ध्रुवीय पोलर होता है, समताप मंडल से जो है कि क्षोभ मंडल से होते हुए जो धूल कण होती, गैसें होती है, वो यहाँ पे कैसे पहुंचती, पोलर वर्टेक्स के माध्यम से, वायु परिसंचरण के माध्यम से, जिसकी वजह से सबसे अधिक कौन प्रभावित हो रहा है? अंटार्कटिका प्रभावित हो रही, उतना आर्कटिक प्रभावित नहीं हो रहा है। अच्छा, एक और बात है कि आर्कटिक ओशन है दोस्तों, आर्कटिक क्या है? जल है, यानी कि वो समुद्र है, जबकि अंटार्कटिका क्या है? एक स्थल खंड है, इसलिए भी ये ज्यादा प्रभावित हो रही है। क्यों? क्योंकि स्थल खंड ज्यादा प्रभावित होता है टेम्परेचर से, धूल कण वायु से, वाटर की अपेक्षा। तो अंटार्कटिक जो है कि स्थल खंड है, जबकि आर्कटिक एक ओशन है। तो यहाँ पर मुद्दा आ रहा है कि भाई पश्चिमी अंटार्कटिका में क्यों जो है कि हिम पिघल रही है? तो पता चलता है कि अभी विभिन्न अध्ययन और कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से पता चला है कि बहुत तेजी से जो है कि लगातार हिम पिघल रही है पश्चिमी अंटार्कटिका में। कुछ इस वाले एरिया में जो है कि वेस्ट अंटार्कटिका जो साइट लिखी हुई है आइस सीट, ये वाला एरिया जो है कि ज्यादा तेजी से पिघल रहा है। और यहाँ पे आइस सीट पूरी तरीके से अगर नष्ट हो गई ना, तो समुद्र का जलस्तर 5 मीटर तक बढ़ सकता है। और इसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य क्या होगा? उन देशों का होगा जो द्वीपों देश है, आइलैंड वाले देश हैं, वो सारे के सारे डूब जाएंगे। ये समझ लो, कम से कम वो देश तो जरूर डूबेंगे जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के आसपास जो छोटे छोटे जो कॉन्टिनेंट आइलैंड हैं, वो डूब जाएंगे। 5 मीटर दोस्तों काफी होता है। 5 मीटर को आप फीट पे कन्वर्ट कर लो, यानी आपका एक कमरे से भी ऊपर, एक कमरे की गहराई तक का पानी बढ़ जाएगा। सोचो कितने आइलैंड इसमें डूब जाएंगे। ठीक है, तो पश्चिमी जो अंटार्कटिका की अगर आइस शीट पूरी तरीके से नष्ट हुई तब। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक सागर का नाम है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, अमुंडसेन सागर भी कहते हैं या फिर अमंडसेन सागर भी कहते हैं। ये महासागरीय गतिविधियों की वजह से तैरती हुई आइस शेल्फ का पिघलना समुद्र जलस्तर में वृद्धि का योगदान करने वाली एक मुख्य प्रक्रिया। अब यहाँ पे कौन सी महासागर की गतिविधि हो रही होगी भाई? दक्षिणी, अगर आप देखोगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर देख लो या दक्षिणी पैसिफिक ओशन देख लो, जो अंटार्कटिका के आसपास के जोन है, इसमें जो भी महासागरीय गतिविधियां हो रही होंगी, जैसे मत्स्य पालन हो गया, व्यापार हो गया, ऑयल स्पिल्स हो गया, यानी कि कभी होता है ना कि कई बार जो तेल के कंटेनर इसमें पलट जाते हैं तो तेल पिघल जाता है, मतलब पूरा फैल जाता है। तो ये कुछ ऐसी गतिविधि है जिसकी वजह से समुद्र जलस्तर में वृद्धि करेगा, क्योंकि आइस शेल्फ पिघलेगी। और अमंडसेन सागर पश्चिमी अंटार्कटिका के तट पर ही स्थित है और यही मुख्य रूप से सबसे प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। यहाँ पर हिम के पिघलने से ग्राउंडिंग लाइन पीछे जाती है। ग्राउंडिंग लाइन का मतलब जो स्थल खंड की लाइन है ना, वो और पीछे चली जाती है, यानी वो जल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि वह बिंदु जहां पर ग्लेशियर और आइस शेल्फ का संपर्क आधार तल से समाप्त हो जाता है और उसका समुद्र में तैरना आरंभ हो जाता है, उसे ग्राउंडिंग लाइन कहते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक अंटार्कटिका बना देते हैं और धीरे धीरे जो है कि ये ग्राउंड लाइन है और यहाँ पे क्या एक वाटर बॉडीज है, ठीक है, इस तरीके से। बाद में इन फ्यूचर क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर मान लीजिए ह्यूमन एक्टिविटी या समुद्री गतिविधि ज्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी कट जाएगा। ये भी कट के क्या होगा, समुद्र में तैरेगा और ये हो जाएगा फिर यहाँ पे समुद्र का विस्तार। तो धीरे धीरे क्या हो गया, समुद्र का विस्तार हो गया, अर्थात समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी और ये ग्राउंडिंग लाइन पीछे हट गई। ग्राउंडिंग लाइन पीछे हट गई, तो इसी को कहा था ग्राउंडिंग लाइन। यहाँ पे आप देखोगे कि ग्राउंडिंग लाइन की तरफ आइस शेल्फ के तेजी से आगे बढ़ने के कारण आइस शेल्फ का क्षैतिज प्रसार अधिक होगा और जिससे ये पतली होती जाएगी, अर्थात इधर की ओर जो है कि आइस शेल्फ का प्रसार ज्यादा होगा समुद्र की ओर और ये पतली होती चली जाएगी। और इसके साथ क्या होगा, आइस शेल्फ की सतही ढलान जो है कि तीव्र हो जाएगी, अर्थात उससे सड़क के नीचे गिरने वाली स्थिति हो जाएगी। और महासागर की दिशा में जो आइस शीट के तीव्र प्रवाह के कारण आइस शीट के नीचे की बर्फ भी पतली हो जाती है और ये समुद्र जलस्तर में वृद्धि करती है। क्योंकि जब एक बर्फ का टुकड़ा अपने बर्फ से निकलकर महासागर में खुले रूप से स्वतंत्र रूप से तैरेगा, तो उसमें जल का जो तापमान होगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसे पिघलाने के लिए मजबूर करेगा। क्योंकि कोई भी बर्फ 0 डिग्री या उससे कम तापमान पर ही जमी होती है, लेकिन वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से अधिक होता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री। धीरे धीरे वो महासागर इस बर्फ के तापमान को भी बढ़ाएगा और जिसके बाद बर्फ से वो
द्रव में बदल जाएगी, अर्थात वो जल स्तर में वृद्धि कर देगी। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। अब यहाँ पर वैश्विक स्तर पे क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं इनकी सुरक्षा के लिए, तो सबसे पहले 1959 में एक संधि की गई थी, अंटार्कटिका संधि के नाम से हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें कहा गया था कि इसको अंटार्कटिका को विसैन्यीकृत किया जाएगा, यानी यहाँ पे कोई भी मिलिट्री बेस नहीं बनेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा दे सकते हो आप, और भारत इस संधि का पक्षकार भी है। अंटार्कटिक सील्स के संरक्षण के संदर्भ में एक अभी समय 1972 में हुआ। फिर अंटार्कटिक समुद्री सजीव संसाधनों के संरक्षण के लिए 1982 में एक समर्थन हुआ, जिसमें भारत ने भी अनुसमर्थन दिया। और फाइनली अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल, जिसे मैड्रिड प्रोटोकॉल कहते हैं, 1991 में लागू हुआ और भारत ने इस पे भी हस्ताक्षर किए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं करा है, मैड्रिड प्रोटोकॉल करा है और भारत ने इस पे भी हस्ताक्षर किए हैं। इसी तरीके से भारत की अगर हम बात करें, भारत ने क्या प्रयास किए, तो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम 1981 में शुरू किया गया और सबसे पहले वहां पे दक्षिणी गंगोत्री 1983, मैत्री 1988 और भारतीय 2012 नामक 3 बेस स्टेशन बनाए गए थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। वर्तमान में आपका मैत्री और भारतीय कार्यरत है, जबकि दक्षिणी गंगोत्री अब बंद हो चुका है, लेकिन सबसे पहले दक्षिणी गंगोत्री खोला गया था 1883 में। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और साथ में भारतीय अंटार्कटिक कानून 2022 भी लागू किया गया, जिसमें कहा गया कि अंटार्कटिक के पर्यावरण और इस पर आश्रित और संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की हम क्या करेंगे, रक्षा करने के लिए एक नेशनल लेवल पर जो है कि उपाय तैयार करेंगे, जिसमें क्या प्रावधान होंगे कि केंद्र सरकार अंटार्कटिक गवर्नेंस और पर्यावरण संरक्षण की एक समिति की स्थापना करेगी। अंटार्कटिक में विविध गतिविधियों के लिए एक समिति द्वारा परमिट दिया जाएगा। अब वो गतिविधि कोई भी हो सकती है, मान लो रिसर्च डेवलपमेंट करने के लिए आपको जो है कि कोई गतिविधि करनी है, आइस शेल्फ में जो है कि छेद करके नीचे की जो है कि आइस शीट को निकालना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, उस पर ग्लोबल इंपैक्ट क्या हो रहा है, इन सभी के लिए आपको समिति से परमिशन लेनी पड़ेगी और एक अंटार्कटिक निधि का गठन किया जाएगा। इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड भी दिया जा सकता है और दंडनीय अपराधों की सुनवाई के लिए पद नामित न्यायालय आदि ये सारी चीजें होंगी। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान भी भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं कि ताकि हम अंटार्कटिक को बचा सकें। आगे हम बात करते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। ध्यान देना, अब हम आर्कटिक की बात कर रहे हैं और एम्प्लीफिकेशन का क्या मतलब होता है ये हम समझते हैं। अगर मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ाया तो उस टॉपिक को भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेंस की क्लास में। सामान्यतः क्या होता है दोस्तों कि एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है तापीय अंतर को कम करना। जैसे 90 डिग्री पे तापमान माइनस में चला जाता है, 0 डिग्री पे तापमान जो है कि नॉर्मल 40 to 50 डिग्री होता है, 40 डिग्री या 32 डिग्री 5 डिग्री इस तरीके से होता है। तो यहाँ के क्षेत्रों से ठंडी जलवायु और ठंडे क्षेत्रों से गर्म जलवायु की तरफ आना, ये एक तरीके से होता है एम्प्लीफिकेशन। और आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक अध्ययन में बताया कि आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में कम से कम 2 गुना गर्म हो रहा है। वैश्विक औसत की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, 2 गुना गर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों और उष्ण कटिबंधों के बीच में जो तापमान वृद्धि में अंतर हो रहा है ना, इसी को आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन यानी कि पोलर एम्प्लीफिकेशन कहा जाता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर मैं एक पृथ्वी का टुकड़ा बना दूं या पृथ्वी ही बना देता हूं, चलो मैं एक छोटी सी, ठीक है, यहाँ पे ये आपका 0 डिग्री है, जहां पे टेम्परेचर आपका कितना लगभग 35 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 90 डिग्री जहां पे टेम्परेचर कितना लगभग जो है कि केवल 1 डिग्री के आसपास है। और ऐसे में ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र में आना और गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र में जाना, जो वायु का परिसंचरण होता है, जलधाराओं का परिसंचरण होता है, इसका मतलब है कि तापमान में जितना अंतर बढ़ेगा, अभी क्या अंतर है 34 डिग्री का अंतर है, लेकिन शीत ऋतु में क्या होता है, ये माइनस में चला जाता है टेम्परेचर, तो यहाँ पे अंतर और बढ़ जाता है और इसकी वजह से आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन उत्पन्न होता है, यानी कि वायु का परिसंचरण उत्पन्न होता है। और 79 से लेकर 2021 के बीच में आर्कटिक जो है वो शेष विश्व की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है, क्योंकि जल्दी से जल्दी जो है कि गर्म गर्म जो हवाएं हैं, जो वायु परिसंचरण है, वो वहां पे पहुंच रहा है। और आर्कटिक विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में तेजी से क्यों गर्म हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों गर्म हो रहा है, तो यही बताना चाह रहा हूं कि अंटार्कटिका की तुलना में आर्कटिक में पोलर एम्प्लीफिकेशन अधिक हो रहा है, क्योंकि आर्कटिक समुद्री हिम आवरण से ढका एक महासागर है, जबकि अंटार्कटिक अधिक बर्फ और हिम की एक स्थायी मोटी परत से ढका हुआ एक महाद्वीप है। तो आप बताओ, बर्फ की अपेक्षा महासागर जल्दी प्रभावित होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बर्फ जो है वो अभी पानी में कन्वर्ट होगी, तब जाके जो है कि उसमें प्रभावित होगी। तो पहले बर्फ को पिघलाने के लिए अभी हम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक स्थिति है। और जबकि आर्कटिक जो ओशियन है वो पहले से एक ओशियन है, यानी कि महासागर है, जो कि जल की अवस्था में पहले से है, तो इस पे टेम्परेचर का प्रभाव ज्यादा तेजी से पड़ता है, इसलिए आर्कटिक पोलर एम्प्लीफिकेशन ज्यादा हो रहा है। आर्कटिक में हिम आवरण पिघल रहा है और सूर्य का प्रकाश सीधे स्थल भाग और जलीय भाग तक पहुंच रहा है। जो आर्कटिक के आसपास का कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड को आप देख सकते हो, रसिया के पार्ट को देख सकते हो, नॉर्वे को देख सकते हो, ये जो स्थल खंड के क्षेत्र है ना, इनके ऊपर भी सूर्य का प्रकाश तेजी से पहुंच रहा है और जो जलीय क्षेत्र है इनका भी प्रकाश तेजी से पहुंच रहा है। और इस वजह से यह
क्षेत्र अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण भी कर रहा है। जबकि अगर आप देखोगे, अभी मैंने आपको बताया अंटार्कटिका पे जो बर्फ जमी हुई है, क्रायोस्फीयर जो जमी हुई है, जिसकी वजह से एल्बिडो का मान अधिक होता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश अगर आता भी है तो पहली चीज तो बर्फ एक सफेद रंग की यानी हल्के कलर की है, दूसरी बर्फ चिकनी होती है, इसकी वजह से एल्बिडो का मान अधिक हो जाता है और सूर्य का तापमान कम ग्रहण हो पाता है अंटार्कटिका पे, इसलिए जो है कि अंटार्कटिका पिघलती नहीं है। जबकि आर्कटिक पे क्या होता है, इसमें जो है कि जितनी बर्फ है वो मैक्सिमम तेजी से पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और जिसकी वजह से यहाँ पे बर्फ भी नहीं बची जो अवशोषित मतलब रिफ्लेक्ट कर पाती, और जब बर्फ नहीं है, चिकनी सतह नहीं है, व्हाइट कलर नहीं है, तो इसकी वजह से वो अवशोषित कर रही है, ज्यादा वाटर जो है कि अवशोषित कर रहा है, इसलिए सूर्य का प्रकाश यहाँ पे ज्यादा अवशोषित हो रहा है। और वायु परिसंचरण के कारण भी उष्ण कटिबंधों से ध्रुवों तक जो हीट ट्रांसफर होती है, जैसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, जैसे ध्रुवीय जेट स्ट्रीम होती है, पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम होती है, ये 0 डिग्री के तापमान को 90 डिग्री की तरफ ले जाती है और 90 डिग्री के तापमान को 0 डिग्री की तरफ लाती है, अर्थात हीट का ट्रांसफर हो रहा होता है कि दोनों जगह एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया जाए ताकि रहने योग्य हो सके। इस वजह से जो गर्म तापमान जब 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाता है तो तेजी से बर्फ को पिघला रहा होता है, और इसी को कहते हैं आर्कटिक। विश्व में अन्य हिस्सों की अपेक्षा तेजी से गर्म हो रहे होते हैं। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे आर्कटिक सागर जो है उसके बर्फ की महत्व क्या, अगर उसमें जो बर्फ है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम इस पे बात करें तो सबसे पहली चीज कि ध्रुवीय क्षेत्रों को ठंडा बनाए रखती है और पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को बरकरार रखती है। अगर मान लो पूरे विश्व में कहीं भी बर्फ ना रहे ना, तो जो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, ये बढ़ के औसत तापमान 22 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, 30 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, जिससे बहुत अधिक मात्रा में जलवायु विनाश होगा, वनस्पतियों का क्षरण होगा, बहुत सारी मात्रा में जो है कि आइलैंड भी डूब जाएंगे। तो एक तो इनकी जो बर्फ है इनका ये महत्व है कि ये पृथ्वी के तापमान को संतुलित बनाए रखते हैं, ऊर्जा को। वहीं समुद्री बर्फ में होने वाली कमी जैव विविधता को प्रभावित कर सकती है, और यहाँ पे जो ध्रुवीय भालू होते हैं जिसे हम पोलर बियर कहते हैं या वॉलरस होते हैं, इन जैसे स्तनधारियों को नुकसान पहुंचेगा। और यूपइक, इनुपिया, इनुइट, ये जो स्वदेशी आबादी यानी कि जो जनजातियां यहाँ की, ये शिकार आधारित जो पारंपरिक जीवन शैली जीती है, ये भी प्रभावित होंगे, क्योंकि शिकार क्या करती है, पोलर बियर का करती हैं, इस तरीके के जो पहाड़ी जो जानवर होते हैं उनका शिकार करते हैं। लेकिन जब ये शिकार करने के लिए जब जानवर ही नहीं बचेंगे, स्तनधारी ये जो जैव विविधता समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे में ये जो आबादी है जनजातियों की, ये भी मर जाएगी भूख से। और बर्फ में आने वाली कमी, अब यहाँ पे देखना एक पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखाया जाएगा, लेकिन मैं उतना बढ़िया नहीं मानता। बर्फ में आने वाली कमी से वाणिज्यिक और आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे। आपको लगेगा कि सर ये बात तो अच्छी है कि अगर बर्फ पिघलेगी तो कहीं ना कहीं वाणिज्यिक और आर्थिक अवसर खुल रहे हैं, तो क्या दिक्कत, आप बर्फ को पिघला दो ग्लोबल वार्मिंग करके। भाई आर्कटिक क्षेत्र में पोत परिवहन के मार्ग खुलेंगे और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच में वृद्धि होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, आप देखोगे आर्कटिक ओशन के आसपास रसिया के 1-2 पोर्ट ऐसे हैं जो गर्म जलधाराओं के क्षेत्र में है, जिसकी वजह से वहां पे जो है कि जलमार्ग सुनिश्चित हो पाता है, पोत परिवहन चल पाता है, और 1-2 मार्ग जो है कि कनाडा के आसपास होते हैं, बाकी जगह पोत परिवहन नहीं चल पाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, बर्फ पिघलने से हमें ये प्रॉफिट हो सकता है और नए नए संसाधन भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कितना भागोगे संसाधनों के पीछे? अगर संसाधनों के पीछे भागोगे तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को भी तो खतरे में डाल रहे हैं। पूरी की पूरी जब बर्फ पिघल जाएगी तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, कई सारे आइलैंड डूब जाएंगे और जैव विविधता प्रभावित होगी, बहुत सारी जनजातियां भूखे मर जाएंगी। तो इतने नुकसान के लिए हम एक प्रॉफिट क्यों ढूंढें? इससे बड़े हम सारे प्रॉफिट को बचाएं और इस नुकसान को छोड़ दें, मतलब कि बर्फ को पिघलने ना दें। हम बहुत सारे अवसर हैं, हमारे पास पनामा नहर है, हमारे पास लाल सागर है, हमारे पास बाबल मंदेब है, हमारे पास हिंद महासागर है, हमारे पास जो है कि सुमात्रा जल संधि है, बहुत सारे रूट हैं जहां से हम इसे फॉलो करके अपने मार्ग को यूज कर सकते हैं व्यापार के लिए। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अब आगे अगर हम देखेंगे कि इसी तरीके से BOE, ब्लू ओशन, एक इवेंट है जो कि आर्कटिक महासागर का बर्फ युक्त क्षेत्र 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी कम हो जाता है, तब उस स्थिति को हम कहते हैं ब्लू ओशन इवेंट। इससे आर्कटिक सतह का रंग जो है कि सफेद से नीला दिखाई लगने लगता है। क्यों कहने का मतलब है, आर्कटिक ओशन की जो सतह है वो सफेद क्यों है? क्योंकि वहां बहुत अधिक मात्रा में बर्फ जमी हुई है और बर्फ सफेद रंग की होती है। लेकिन अगर वो धीरे धीरे पिघलती हुई चली जाएगी तो पानी के कलर में आ जाएगी, और पानी का कलर वायुमंडल के जो धूलों का जो जिसको कहते हैं लाइट ऑफ स्कैटरिंग, यानी कि प्रकाश का बिखराव जो होता है धूल कण की वजह से, इसकी वजह से जो है कि पानी नीले कलर का दिखता है। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे जब ब्लू ओशन इवेंट देखने को मिलता है, यानी बर्फ पिघल रही है और वो समुद्र के रूप में कन्वर्ट हो रही है और समुद्र नीला दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं कि ब्लू ओशन इवेंट। अंतरिक्ष में परावर्तित सूर्य प्रकाश की मात्रा भी कम होती है और पृथ्वी पर अधिक गर्मी बढ़ती है और आर्कटिक बर्फ को नुकसान पहुंचता है इन सब की वजह से। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अभी समय और पहले, तो कौन कौन से सम्मेलन है इस पे बात करेंगे।
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले हम लोग कवर करेंगे दोस्तों UNFCCC का जो 28वां सम्मेलन हुआ था COP28 जिसे हम लोग कहते हैं, अर्थात कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो COP28 आयोजित किया गया था दुबई में। तो यहाँ पर देखोगे UNFCCC के पक्षकारों का जो सम्मेलन हुआ 28वां सत्र, ये कहाँ पे हुआ? UAE के दुबई में आयोजित हुआ था। हर वर्ष ये आयोजित किया था, पहली बात ये भी ध्यान रखना, हर वर्ष COP28, COP26, COP29 इस तरीके से हर वर्ष होता है। और ये मुख्य रूप से जलवायु संकट से निपटने के तरीकों पर चर्चा की जाती है, और साथ ही साथ इसमें एक NDC को भी रोल प्ले किया जाता है कि हर एक देश जो नेशनल अपना जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको हर 5 साल पे रिव्यू कराता है UNFCCC के मंच पर। वहां पर NDC के माध्यम से प्रत्येक देश ये बताते हैं कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जलवायु संकट को कम करने के लिए हर 5 वर्ष में क्या क्या योजनाएं लेकर आ रहे हैं, और उसकी रिव्यू की जाती है, समीक्षा की जाती है। तो एक तरीके से आप समझोगे कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये होता है। इसके बाद आप देखोगे इसको पेरिस समझौते 2015 के तहत जो सदस्य देश थे, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, यानी कि जो डिटरमाइन किए गए थे कंट्रीब्यूशन, उसकी समीक्षा की जाती है। और यहाँ पर जब COP28 आयोजित हुआ तो यहाँ पर एक UAE कंसेंसस इस नाम से एक समझौता भी अपनाया गया, और अगला जो है अजरबैजान और ब्राजील में होगा, अर्थात COP29 2024 में अजरबैजान में होगा, और COP30 2025 में ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। तो ये इसकी मेजबानी करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो COP28 हुआ, यहाँ से कुछ आउटपुट आए थे, यानी कि आउटकम्स आए थे। इनमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आउटकम्स आए हुए हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखना है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो वित्त को हमें जुटाना होता है, यानी कि फाइनेंस की व्यवस्था करनी होती है, उसके संबंध में हम बात करेंगे। और इसमें सबसे पहले लॉस एंड डैमेज जो फंड है उसकी शुरुआत कर दी गई। हालांकि इसकी लिए जो विवाद था या जो भी मामला था, ये ऑलरेडी 2021 वगैरह में कंप्लीट हो चुका था, 2022 में भी, कि हमें एक लॉस एंड डैमेज फंड को तैयार करना चाहिए। लेकिन इस बार 29 में इसको अप्रूवल मिल चुकी थी, COP28 में, सॉरी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी घोषणा सर्वप्रथम 2022 में शर्म अल शेख मिस्र में जब आयोजित किया गया था COP27, क्योंकि COP26 आपको यूके के ग्लासगो में हुआ था, जहाँ पे मोदी जी ने पंचामृत रणनीति दी थी। और 27 में लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई थी कि हम इसको एक एस्टैब्लिश करेंगे। और फाइनली, और इस पहल का जो उद्देश्य रहेगा कि जलवायु परिवर्तन से जो जूझ रहे देश है उनको हम मुआवजा देंगे। अब जैसे मान लो भाई, विकसित देश जो है कि बहुत सारा जो है कि टेक्नोलॉजी इवेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग करते हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग फैलाते हैं, इंडस्ट्री को उत्पादित करते हैं। लेकिन इसमें बेचारे उन देशों का क्या योगदान है, या उन देशों का क्या कसूर है जो विकसित देश नहीं है बल्कि विकासशील देश है, अल्प विकसित देश है, जिनके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो आज भी कृषि संसाधनों पर ही निर्भर है। उनके ऊपर फिर ये जो है कि ग्लोबल क्लाइमेट का जो है कि क्यों, मतलब क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? वही देश करेगा जिसने प्रॉफिट कमाया ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा के। तो इसीलिए लॉस एंड डैमेज फंड को शुरू किया गया है, जिसमें जो जलवायु परिवर्तन से देश जूझ रहे हैं उनको दिया जाएगा। अब जलवायु परिवर्तन के जो ऐसे जोखिम होते हैं जिससे उत्पन्न होने वाले नकारात्मक परिणामों को हानि और क्षति में काउंट किया जाता है, और जिसे रोका नहीं जा सकता, जैसे समुद्र के जलस्तर में वृद्धि करना, लंबे समय तक चलने वाली हीट वेव से फसलों की खराब उपज, ये सारे के सारे लॉस एंड डैमेज फंड में आते हैं, और इनकी रिकवरी के लिए फंड दिया जाएगा इन विकासशील देशों को। विश्व बैंक के तत्वाधान में इसे स्थापित किया जाएगा, यानी वर्ल्ड बैंक इसका रेगुलेटरी बॉडी होगी, और 4 वर्षों की अंतरिम अवधि के लिए विश्व बैंक इसकी मध्यस्थ मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा? वित्तीय मध्यस्थ निधि की मेजबानी वर्ल्ड बैंक करेगा 4 वर्षों के लिए। इसके बाद आप देखोगे इसमें एक और बात कही गई थी कि वैश्विक जलवायु वित्त फ्रेमवर्क की घोषणा जारी किया गया। भारत ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक और फंड की शुरुआत की गई थी, या एक और इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी COP28 में, जिसका नाम है लोगों और उनके जीवन और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई थी, यानी फोकसिंग ऑन पीपल लिव्स एंड लाइवलीहुड। तो इसके लिए शर्म अल शेख एडेप्टेशन एजेंडा, यानी SAA पहली बार कार्यान्वयन रिपोर्ट भी इस पर जारी की गई, क्योंकि ये जो COP27 जब हुआ था मिस्र में, तो वहां पर ये रिपोर्ट जो है कि तैयार की जा रही थी, और अगले 1 साल बाद 28 में इसको प्रेजेंट किया गया, जिसमें COP28 कृषि, खाद्य, जलवायु पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा पत्र जारी हुआ। वहीं जलवायु और स्वास्थ्य पर भी संयुक्त अरब अमीरात घोषणा पत्र जारी किया गया, यानी कि एग्रीकल्चर पे भी, फूड पे भी, और दूसरा हेल्थ पे भी किया गया। वहीं अगर हम बात करेंगे COP28 में जो जलवायु स्वास्थ्य पर संयुक्त अरब अमीरात जो घोषणा पत्र हुआ, ये UAE और WHO की भागीदारी के साथ था, जिसमें USA, यूनाइटेड किंगडम, ब्राजील जैसे 120 देशों ने हस्ताक्षर किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया, भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया। वहीं आप देखोगे कि COP28 के तहत जलवायु राहत, पुनरुद्धार और शांति पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा पत्र भी जारी किया गया। ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन UAE फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस को अपनाया गया कि किसी भी प्रकार से हम जो ग्लोबल गोल हैं, SDG है, उनको एडेप्ट करें और उनको जो है कि क्लाइमेट रेजिलियंस के साथ अपना सकें।
अर्थात वैश्विक जलवायु से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसको सही कर सके। फिर इसमें कुछ रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो मुझे एक लगी वो थी एन आई ऑन मीथेन रिपोर्ट, अर्थात कि मीथेन रिपोर्ट पर एक आंख लगाओ, यानी एक दृष्टि डालो। क्या डालोगे? इसको इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी IMEO के द्वारा जो है कि जारी किया गया। और ये जो संस्था है ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत काम करती है और इसकी स्थापना 2021 में की गई थी G20 लीडर समिट के दौरान। भारत में कब हुआ था G20? अभी 2023 में हुआ था, लेकिन इससे पहले कब हुआ था? तो जहां भी हुआ 2021 में, वहां पर इसके तहत इसको एस्टैब्लिश किया गया कि ये विश्व के स्तर पे मीथेन के उत्सर्जन पे नजर लगाएगी कि कितनी मीथेन कहां से उत्सर्जित हो रही है, क्योंकि मीथेन एक बहुत बड़ी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली जो है कि गैस है और जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। और UNFCCC क्लाइमेट चेंज के लिए काम करता है, तो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कंट्रोल करने पे भी काम करता है। अब मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक किया जाएगा, उसकी निगरानी करने के लिए कार्रवाई की रूपरेखा भी प्रदान की जाएगी। अब फाइनली हम UNFCCC के बारे में भी जान लेते हैं, बहुत देर से हम इसके बारे में बकैती कर रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना इसका टारगेट है। ध्यान से समझ लो कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी करना है। और इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? अगर आप देखोगे तो पर्यावरण विकास पर संयुक्त जलवायु सम्मेलन जो हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी दौरान UNFCCC की उत्पत्ति हुई, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका सचिवालय बॉन जर्मनी में है। ठीक है, क्योंकि रियो डी जेनेरियो में जो है कि इसका हुआ था पृथ्वी सम्मेलन के तहत, तो ये आपको इतनी बातें पता चल गई। आगे देखते हैं, भारत सहित 197 पक्षकार भी इसके, यानी भारत भी इसमें शामिल है। पेरिस समझौते की बात करेंगे तो 2015 में जो पेरिस समझौता अपनाया गया था, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जो है कि मील का पत्थर साबित होने वाला समझौता था और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी भी है। पेरिस समझौता, जो भी देश इस पे साइन कर देगा उसे फिर जो है कि कानूनी रूप से उनके नियमों को पालन करना पड़ेगा। USA ने इसीलिए जो है कि अपने आप को पेरिस समझौते से बाहर कर लिया। वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर के 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे बनाए रखना। पूर्व औद्योगिक स्तर का मतलब होता है 1991 से पहले, और तापमान वृद्धि जो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित करनी, हमें इससे ज्यादा तापमान की वृद्धि नहीं करनी होगी। और इससे संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, UNFCCC के अंतर्गत ही जब इसका समिट हो रहा था 1997 में, तब इसको अपनाया गया। हालांकि इसको 2005 में लागू किया गया, लगभग 8 साल बाद लागू किया गया। और ये अपने अपने सहमत लक्ष्यों के अनुसार ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित व कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब इसकी जो प्रतिबद्धताएं थी ये 2020 में समाप्त हो चुकी हैं। UNFCCC ने मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये एक पहल शुरू की है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत 3 चरण होंगे, यानी कि क्लाइमेट फुटप्रिंटिंग को मापना, उत्सर्जन को कम करना और इसे ऑफसेट करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसने पहल शुरू की है। और UNFCCC कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है, इस पे जरा हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो रिपोर्ट होती है वो होती है ग्लोबल स्टॉक टेक पर तकनीकी रिपोर्ट, यानी कि टेक्निकल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल स्टॉक टेक। अब बात आती है कि ग्लोबल स्टॉक टेक होता क्या है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सभी पक्षकार देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में हर 5 वर्ष पर अपनी सामूहिक प्रगति का आकलन करते हैं। तो इसी को कहा था ग्लोबल स्टॉक टेक। एक ये रिपोर्ट सबमिट करने की बात होती है, प्रक्रिया होती है, जिसमें जो भी पक्षकार देश है, क्योंकि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है, तो अगर भारत ने इस पे समझौते पर हस्ताक्षर किया तो भारत को भी हर 5 वर्ष में किसी भी तरीके से जो पेरिस लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, उस पर आपको हर 5 वर्ष पे अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है। और इसको इन शॉर्ट GST कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं बल्कि ग्लोबल स्टॉक टेक कहा जाता है। इसके तहत पेरिस समझौते के सभी 8 कदमों पर जो है कि पहल का आह्वान किया था। वो 8 कदम कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक टारगेट है कि 2030 तक हम वैश्विक स्तर पे, मैं जरा इसको जूम करता हूं क्योंकि हो सकता है छोटा दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा पूरी तरीके से। इसमें कह रहा है कि 2030 तक वैश्विक स्तर पे हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 3 गुना करना चाहेंगे। कितना? 3 गुना करना चाहेंगे। और भारत ने इस समझौते के तहत इस प्रोविजन पे जो है कि अपनी रिपोर्टिंग नहीं दी है, क्योंकि वो कहता है कि अभी हमारे पास कहां से हो पाएगी 3 गुना। दूसरा, अनबेटेड कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। अनबेटेड कोयला का मतलब होता है जिसमें सल्फर की मात्रा जो है कि क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, वो धुआं और कचरा ज्यादा प्रकाशित करता है, यानी उत्सर्जित करता है, जो कि प्रदूषण फैलाता है। तीसरा, नेट जीरो उत्सर्जन करने वाली प्रणालियों को अपनाने की दिशा में वैश्विक प्रयास किया जाएगा कि किसी प्रकार से हम नेट जीरो उत्सर्जन करें। चौथा है, जीवाश्म ईंधन के बजाय हम स्वच्छ ईंधन की तरफ आगे बढ़े। पांचवा है, कम उत्सर्जन करने वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाई जाए, जिस प्रकार से हम नवीकरणीय ऊर्जा पे फोकस कर सके। साथ ही CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी तेजी से कमी करना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि CO2 देखो
जितने भी हमारे स्तनधारी हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, प्राणी हैं, तो वो तो CO2 छोड़ते ही छोड़ते हैं, लेकिन और जो गैसें हैं वो तो ह्यूमन नहीं छोड़ रहा ना, तो कम से कम उनको तो जो है कि कंट्रोल किया जा सकता है। और सड़क परिवहन के चलते होने वाले उत्सर्जन में भी हमें कमी लानी है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि क्या होती है, सड़क उत्सर्जन से निकलती है, मतलब सड़क परिवहन होता है, धुआं वगैरह निकलता है, कोलतार से जो रोड बनती है डामर से, उससे भी निकलती है गैसें। तो इसको हमें कमी करनी है और जीवाश्म ईंधन की खपत को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी को चरणबद्ध रूप से खत्म करना चाहिए। क्योंकि अगर हम जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देने के लिए जो सब्सिडी दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोयला से, अगर कोई कंपनी कोयले से जो है कि बिजली का उत्पादन करना चाह रही है, और कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है, और अगर सरकार इस पे क्या कहती है कि भाई ठीक है हम आपको सब्सिडी देंगे, आप और अधिक इसका प्रोडक्शन करो बिजली का, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, जीवाश्म ईंधन को और यूज करेगा, कोयले को और यूज करेगा, पर्यावरण और नुकसान होगा। इसीलिए हमें ऐसी सब्सिडी को भी समाप्त करना चाहिए। तो ये 8 प्रमुख कदम हैं। और यहाँ पर अगर देखोगे कि बॉन जलवायु बैठक के दौरान ग्लोबल स्टॉकटेक के लिए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क भी जारी किया गया था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे COP28 के तहत कौन कौन सी प्रमुख पहल शुरू की गई थी। देखिए पूरा का पूरा COP28 UNFCCC के द्वारा आयोजित किया गया है, और उस दौरान जो भी UNFCCC हमें जानना था या फिर उसके संबंध में जो भी अलग अलग रिपोर्ट्स आई, जो भी प्रोविजंस हुए, वो हम समझ रहे हैं। और साथ में हम COP28 में जो पहल शुरू की गई थी, जैसे भारत के द्वारा एक पहल लॉन्च की गई है जिसका नाम है वैश्विक ग्रीन क्रेडिट पहल। वैश्विक ग्रीन क्रेडिट पहल ये कार्बन क्रेडिट की बात नहीं कर रहा है, ये ग्रीन क्रेडिट की बात कर रहा है, यानी वृक्षावरण या जो वृक्षारोपण की बात की जाएगी। जैसे मतलब GGCI, इसका मतलब है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, मतलब ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, आपसी संवाद, सहयोग और नवीन पर्यावरणीय कार्यक्रमों और साधनों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच होगा, जिससे दुनिया के देश आपस में एक दूसरे के साथ संवाद करें, चर्चा करें, और उसके बाद जो भी पर्यावरणीय कार्यक्रम नए नए अलग अलग देशों में अप्लाई किए जा रहे हैं उसको दूसरे देशों को भी बताएं। जैसे मोदी जी ने अभी मिशन फॉर लाइफ, अर्थात कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो है कि शुरू किया, और उसके काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, काफी लोग जो है कि एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो इस मिशन को भारत के द्वारा वैश्विक मंच पे हम और भी देशों के साथ शेयर करें कि आप भी अगर ऐसी पहल अपनाओगे, अपने देशों में मोटिवेट करोगे, तो लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे। और वाकई हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं इससे, और इसके लिए प्रकृति के पारिस्थितिकी रूपांतरण के लिए एक वैश्विक मंच भी प्रदान करेगा। तो ये एक अच्छी पहल थी भारत की तरफ से। वहीं अगर इसका उद्देश्य देखोगे तो ग्रीन क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, पर्यावरणीय संधारणीयता की दिशा में पूरी तरह से डिजिटल और व्यापार योग्य साधन होंगे। ग्रीन क्रेडिट इसके लिए पोर्टल तैयार किया जाएगा कि वृक्षारोपण और पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएंगे, रिपोजिटरी तैयार की जाएगी, और साथ ही साथ GGCI ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के सिद्धांतों के अनुरूप होगा। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई। अब एक और नई पहल लाई गई थी जिसमें था कि वैश्विक नवीकरणीय एवं ऊर्जा दक्षता प्लेज, जिसको COP28 के दौरान 118 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए, लेकिन भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया। ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसी पहल पे भारत अभी हस्ताक्षर नहीं करता है। क्या है ये पहल कि वैश्विक स्तर पे स्थापित जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है इसको बढ़ाकर 3 गुना करना है हमें, 11,000 गीगावाट, और इसका जो टारगेट है 2030 तक है। और वैश्विक ऊर्जा दक्षता में सुधार की औसत वार्षिक दर को भी 4% से अधिक करना है। भारत ने इस पे हस्ताक्षर इसलिए नहीं किया क्योंकि भारत में आज भी हमारी जो नवीकरणीय ऊर्जा की योगदान है वो केवल कितना है, 30% के आसपास है। अगर हम लोग 100 यूनिट बिजली पैदा कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें लगभग जो है कि 52 यूनिट तो हमारी जीवाश्म ईंधन से है, और लगभग 30 यूनिट जो है कि किससे आ रही है, नवीकरणीय ऊर्जा से। हम इसको कहां से 4% से अधिक कर पाएंगे, या कहां से हम 3 गुना वृद्धि कर लें, क्योंकि अभी भी हमारे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों को अपनाने में बहुत सारा तकनीकी समस्या है, बहुत सारे बैरियर्स हैं, इसीलिए भारत ने इसको नहीं अपनाया। वहीं दूसरा देखोगे वैश्विक कूलिंग प्लेज की बात करेंगे, तो वैश्विक कूलिंग प्लेज के लिए संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये पहल शुरू की गई, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र से थोड़ा सा बना हुआ है। तो ये चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पे कूलिंग हो, और भारत ने भी इस पे हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि 2050 तक ये कहते हैं कि उनकी शीतलन गतिविधियों से होने वाले जो उत्सर्जन है उनको 68% तक कम करो। जितने भी देशों ने साइन किए उनके बीच में ये समझौता हुआ कि हमारे देश में कूलिंग की वजह से, शीतलन गतिविधियों की वजह से जितना भी उत्सर्जन होता है, मान लेते हैं कि फ्रिज हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, बड़े बड़े चैम्बर्स हो गए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो गए जहाँ पे कूलिंग की प्रोसेस की जाती है, जैसे मॉल वगैरह में जाओगे बड़ी बड़ी AC लगी होती है, तो इससे जितना भी उत्सर्जन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसमें हम 68% तक कमी करेंगे। भारत में ये पॉसिबल नहीं था अभी। 2030 तक कूलिंग की संधारणीय पद्धतियों की उपलब्धता को बढ़ाना और नए एयर कंडीशनर्स की वैश्विक औसत दक्षता को 50% तक बढ़ाया जाए कि वो अधिक एफिशिएंट हो और ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करें। लेकिन भारत ने इस पे भी हस्ताक्षर नहीं किए। और कुछ इंपॉर्टेंट पहल देखेंगे तो G7 क्लाइमेट क्लब हमको देखना है।
क्या है G7 क्लाइमेट क्लब? जर्मनी और चिली के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। इस क्लब में अब केन्या, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड सहित 36 देश शामिल है। भारत हालांकि इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि जर्मनी और चिली ने शुरू किया, केन्या, यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड जैसे 36 देश शामिल है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। इसका उद्योग क्या है? उद्देश्य कि इस क्लब का मुख्य लक्ष्य उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया जाए, जलवायु कार्रवाई में तेजी लाना और सदी के मध्य तक यानी कि 2050 तक उसके आसपास वैश्विक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। हालांकि भारत ने क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत का टारगेट पहले ही से सेट है 2070। ये टारगेट है, हो सकता है हमें 2070 नहीं तो 2080 भी लग सकता है, और ये हमसे उम्मीद क्या कर रहे हैं कि हम 2050 तक कर दें। भाई कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके की तकनीकी विकास नहीं है, संसाधनों की गतिशीलता नहीं है, बहुत सारे संसाधनों का अभाव है, तो अभी हम 2050 तक के टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमने अपना खुद ग्लासगो के सम्मेलन में COP26 में 2070 बताया था कि नेट जीरो एमिशन हम प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है 2070 से 2080 भी हो जाए, लेकिन उससे पहले नहीं हो सकता, और इसीलिए जो है कि भारत ने इस पर साइन नहीं किए। 2022 में G7 की बैठक में जर्मनी ने पहले क्लाइमेट क्लब प्रस्ताव रखा था। यहाँ पर अब हम बात करेंगे एक अल्टेरा फंड की बात करेंगे। अल्टेरा यानी ALTERRA, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इस फंड को शुरू किया गया, जिसमें $30 बिलियन का एक क्लाइमेट फंड है ये, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, लेकिन ये निजी स्तर का निजी निवेश है जो कि एक देश शुरू कर रहा है। इसमें 2030 तक एक न्यायपूर्ण जलवायु वित्त प्रणाली का निर्माण किया जाएगा और वैश्विक स्तर पर $250 बिलियन भी एकत्रित किया जाएगा, जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन, औद्योगिक विकार्बनीकरण, संधारणीय आजीविका, जलवायु प्रौद्योगिकियों का, इन सभी का विकास किया जाएगा। तो यहां तक आपने समझा, लेकिन COP28 के साथ भारत का क्या संबंध रहा, यह भी जानना हमें जरूरी है कि COP28 में भारत ने कैसा प्रदर्शन किया। तो ये चीज अगर आप देखोगे, COP28 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाया गया है और विकासशील देशों को जल्द से जल्द जलवायु वित्त उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारत ने स्पष्ट कहा, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का मतलब क्या होता है? अगर आप इस तरीके से वर्ल्ड को बना दो और इस तरीके से मैं अगर 0 डिग्री को काट दूं, तो ये जो ऊपर के देश हैं इन्हें हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, यानी कि उत्तरी जो है कि जो गोलार्ध है उसमें आपका USA भी आता है, कनाडा भी आता है, मैक्सिमम यूरोपीय देश आते हैं, चाइना होता है, अमेरिका होता है, रसिया होते हैं। इनको माना जाता है कि बहुत डेवलप है और ये विकसित देश है। जबकि भाई ग्लोबल साउथ में आप देख लो, हमारा भारत आ जाता है, हालांकि है तो हमारा 0 डिग्री से ऊपर, लेकिन जो आसियान एशिया वाले देश होते हैं वो भी पिछड़े हुए देश होते हैं। अफ्रीकी देश को देख लो और ऑस्ट्रेलिया को देख लो, लैटिन अमेरिकी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखो, तो यहाँ पे जितने भी देश हैं ये सारे के सारे क्या है? विकासशील देश हैं, और इनको जल्दी से जल्दी जलवायु फंड उपलब्ध कराए जाने की डिमांड को उठाया है भारत सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे भारत की भूमिका क्या थी COP28 के अंतर्गत? अगर हम इसकी स्टडी करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें लीड IT 2.0 शुरू कर दिया गया। लीड IT 2.0 का मतलब क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन को संयुक्त रूप से शुरू किया गया। हालांकि जनवरी से मार्च 2024 के बीच का जो अपडेटेड करंट अफेयर था उसमें मैंने इस टॉपिक को डिटेल से डील किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार और ये टॉपिक आया हुआ है तो मैं यहाँ पर फिर से इसको डिस्कस करना चाहूंगा। और ये क्या डिस्कस करना है मुझे कि लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, जिसको हम कहते हैं लीड IT 2.0, इसमें क्या था कि निम्न विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया कि समावेशी और जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन किया जाए, इंडस्ट्री में ट्रांजिशन किया जाए, निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों का विकास और हस्तांतरण किया जाए कि निम्न स्तर पर कार्बन का उत्सर्जन किया जाए, विकसित देशों से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया जाए कि जो विकसित देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड है, उन्हें क्या करना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्री जो विकासशील देश है, जो उभरती अर्थव्यवस्था है जैसे भारत जैसे देश, इनमें अपनी तकनीक को हस्तांतरण करना चाहिए। और लीड IT के प्रथम चरण की शुरुआत 2019 में भारत और स्वीडन ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में की थी। आपको याद होगा कि जब हमने पहला पॉलिटी का पेपर कंप्लीट किया था विजन IS का टेस्ट सीरीज में, तो उसमें एक प्रश्न दिया हुआ था लीड IT को क्या डेनमार्क और भारत ने शुरू किया? तो मैंने कहा था नहीं, भारत और स्वीडन ने शुरू किया, डेनमार्क ने नहीं। तो यहीं से प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे कि COP28 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को शुरू किया, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, जिसका उद्देश्य रहा कि समुदाय, निजी उद्योग, व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरण की कार्रवाइयां की जाएंगी, अर्थात वनीकरण किया जाएगा, जल का संरक्षण किया जाएगा, वन उन्मूलन को रोका जाएगा, ये सभी प्रोत्साहित किए जाएंगे। वहीं COP28 में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी MCA के मंत्री स्तरीय बैठक में भारत ने भाग लिया। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MCA का उद्देश्य था कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण
संरक्षण, पुनरुद्धार और वृक्षारोपण के संबंध में वृद्धि की जाए। और COP27 में इसकी शुरुआत की गई थी संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के द्वारा, और भारत भी इसका सदस्य है। तो COP28 की बैठक में भारत भी इसमें शामिल हुआ, क्योंकि भारत में भी पश्चिम बंगाल यानी कि जो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, वहां पे सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। हालांकि गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है, अंडमान निकोबार में पाई थी। मैंग्रोव वनस्पति सबसे बड़ा एक उदाहरण है आर्द्र भूमियों का रामसर साइट का, जहां पे स्थलखंड और महासागर दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, बहुत बड़े अधिक मात्रा में जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। इसीलिए हमें मैंग्रोव वनस्पतियों को भी संरक्षित करना चाहिए। अगर एक आंकड़े की मैं बात करूं तो मैं आपको बताते चलूं कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 0.515% जो है कि मैंग्रोव वनस्पतियों के माध्यम से घिरा हुआ है। और जबकि अगर हम वृक्षावरण और वनों की बात करें तो 24.62% जो है कि ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है। इंडियन स्टैटिक फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी ISFR 2021, उसमें कहा गया है। और मैंग्रोव वनस्पति अलग है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए भारत भी इसकी मीटिंग्स में शामिल होता है। नेक्स्ट है आपका कि भारत के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, इसकी शुरुआत की गई। तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस पे हस्ताक्षर किए, अर्थात भारत ने जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन था इसने USA के साथ इस पे हस्ताक्षर किए, और इस साझेदारी से GRCA की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्योंकि वर्तमान रिवर सिटीज अलायंस में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क सहित अलग अलग देशों के लगभग 267 शहरों ने सदस्यता प्राप्त कर ली है। अगर भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में 55 शहर इसमें शामिल हो चुके हैं, जो शहरों के किनारे, मतलब कि जो नदियों के किनारे वाले प्रमुख शहर हैं, उनमें जो नदियों से होने वाली जो समस्या है, बाढ़ वगैरह ये सब चीजें हैं, इनको कंट्रोल करने पे काम किया जाएगा। फिर इसी तरीके से अब हम देखते हैं NDC, जो मैंने अभी आपको बताया कि UNFCCC के द्वारा जो मीटिंग्स की जाती है COP28, COP26, COP27, इसमें NDC अर्थात कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पे रिव्यू किया जाता है कि आपने अपने देश में क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स किए, उसकी समीक्षा की जाती है। तो उस कड़ी में जब भारत की बात होती है तो UNFCCC ने पेरिस समझौते के तहत NDC पर एक सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की है 2023 के नाम से, जिसमें कहा गया कि विश्व पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में पर्याप्त प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा UNFCCC की रिपोर्ट कह रही है कि जो हमें पेरिस समझौते की जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उसकी प्राप्ति में पर्याप्त कोई प्रगति नहीं हुई है। NDC लागू होने के बाद भी 2010 के स्तरों की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है लगभग 8.8% की, जबकि हमें क्या करना था, उत्सर्जन को कंट्रोल करना था, कमी करनी थी, लेकिन ये तो वृद्धि होती जा रही है। इसका मतलब पर्याप्त प्रगति नहीं हो पा रही है। NDC के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश को 2020 के बाद अपनी जलवायु कार्य योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया कि प्रत्येक देश ये बताए कि अपने देश में क्लाइमेट चेंज को आप कैसे रोकोगे, इसके लिए क्या आपके पास जलवायु एक्शन प्लान है, इन सभी चीजों पे समीक्षा की जाएगी। और इसके बारे में COP26 में, जब COP26 हुआ था ग्लासगो में, वहां पे ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट पे हस्ताक्षर भी किए गए थे। पक्षकार देशों ने 2022 के अंत तक NDC के तहत 2030 के लिए जो भी निर्धारित लक्ष्य है उन पर पुनर्विचार किया, उनको मजबूत करने का अनुरोध किया कि आपको 2022 के अंत तक ये सारी रिपोर्ट सबमिट कर देनी होगी कि आप अगले 8 सालों में 2030 तक कैसे जो है कि क्लाइमेट चेंज को कम करोगे, उस पर क्या पुनर्विचार करोगे, क्या लक्ष्य होंगे, ये सारी चीजें बात करेंगे। दूसरी चीज, NDC को हर 5वें वर्ष में जो है कि UNFCCC सचिवालय में प्रस्तुत किया था। और UNFCCC का जो सचिवालय दोस्तों कहाँ पे, बॉन जर्मनी में। कहाँ पे, बॉन जर्मनी में। अब भारत के संदर्भ में देखेंगे, भारत में NDC में क्या अपडेट है। तो देखिए, 2015 में UNFCCC के सामने आया था पहली बार NDC, क्योंकि 2015 में ही पेरिस समझौता हुआ था, तो भारत ने अपना NDC प्रस्तुत किया। और अगस्त 2022 में भारत ने NDC को अपडेट भी कर दिया है, जिसमें पिछले 2 NDC के निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिए। मतलब भारत ने बताया कि हमारे पास जो नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन था, उसमें हमने 2 टारगेट समय से पहले ही अचीव कर लिए हैं। और वो कौन कौन से टारगेट थे, 2005 के स्तर की तुलना में अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता 2019 में हमने 33% तक कमी कर ली है, जबकि हमें 2030 तक का ले जाना, 2022 तक ले जाना था, लेकिन हमने 33% की कमी अभी कर ली। दूसरा, विद्युत शक्ति की अपनी संस्थापित क्षमता का 40% हम गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया। अब गैर जीवाश्म में केवल नवीकरणीय ऊर्जा नहीं आती, और भी अन्य प्रकार आते हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी आती है, ये गैर जीवाश्म है। अब जैसे अगर मैं कहूँ
हूं, गैर जीवाश्म का मतलब हो गया, आप देखोगे नवीकरणीय ऊर्जा से हमने लगभग 30% या 31% के आसपास अचीव कर लिया। साथ में अगर आप देखोगे तो 2% के आसपास हमने नवीकरणीय न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त कर ली। तो आप इनको देखोगे 33% तो यही हासिल हो गई, और हम कह रहे हैं 40% हासिल हो चुकी है। तो कुछ और भी ऊर्जा के पैटर्न है जो हमने गैर जीवाश्म तरीके से प्राप्त कर लिए हैं, और ये जो है कि 2021 में ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया भारत ने, अर्थात इतना आसानी से प्राप्त कर लिया। और ग्लासगो में आयोजित जो COP26 शिखर सम्मेलन था, जहां पे भारत ने पंचामृत रणनीति के माध्यम से 5 जलवायु कार्यों को प्रेजेंट किया दुनिया के सामने। भारत ने कहा कि हम 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट तक करेंगे। यानी गैर जीवाश्मिक ऊर्जा हम कितनी करेंगे, 500 गीगावाट करेंगे, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा शामिल होगी, परमाणु ऊर्जा शामिल होगी, एटॉमिक वाली। दूसरा, उन्होंने कहा कि 2030 तक अपनी ऊर्जा की आवश्यकता का हम 50% हिस्सा अक्षय ऊर्जा से पूरा करेंगे, यानी सोलर एनर्जी से पूरा करेंगे। 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन जितना उत्सर्जन हो सकता है, उसमें लगभग हम 1 बिलियन टन की कमी करेंगे। ये भारत ने कहा कि ये तो हमें पता होता है कि 2030 तक हम लगभग कितना जो है कि उत्सर्जन कर सकते हैं कार्बन का, तो उसमें हम लगभग 1 बिलियन टन की कमी करेंगे। 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना, और सबसे फाइनली 2070 तक हम नेट जीरो लक्ष्य को भी अचीव करने के मार्ग में रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपकी 5 रणनीतियां थी, जो 5 पंचामृत, 5 जलवायु कार्रवाई से समय जो भारत ने प्रेजेंट की थी। फिर यहाँ पे एनडीसी की तुलना की गई, कुछ खास था नहीं, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। और बाल अधिकारों और पर्यावरण पर मार्गदर्शन, ये भी कुछ खास टॉपिक नहीं था। अब हम बात करेंगे सुर्खियों में रही अन्य पहल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कुछ और भी पहले, जैसे कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच, यानी कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस को वॉच करने वाली जो संस्था है, तो विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने एक नई GHG अर्थात कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस की निगरानी के लिए एक पहल शुरू की है, जिसका नाम है GGW। GGW का मतलब ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। इसको देखने के लिए क्या देखना होगा कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि वायुमंडल में जो हीट ट्रैपिंग हो रही है, यानी ऊष्माधारक गैसों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे अंतरिक्ष और भूमि स्थित सभी पर्यवेक्षण प्रणालियों और मॉडलिंग और डेटा समावेशन सुविधाओं को एक ही तंत्र के अधीन कर दिया जाएगा। इसमें 4 मुख्य घटक होंगे। पहले घटक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता की निगरानी की जाएगी, और भूमि आधारित तथा उपग्रह आधारित पर्यवेक्षणों का एक व्यापक निरंतर वैश्विक सेट तैयार किया जाएगा। अर्थात हम भूमि से भी जो है कि भूमि आधारित भी ऑब्जर्वेशन करेंगे, और सैटेलाइट के आधार पर भी हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की कितनी सांद्रता बढ़ रही है। तो इसमें 4 घटकों में एक घटक मैंने बता दिया, बाकी 3 ये थे, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं थे। बाकी एक देखते हैं, और एक पहल है फास्ट मूवर्स कोलिशन। फास्ट मूवर्स कोलिशन का मतलब क्या होता है, FMC कहते हैं। भारत ने फास्ट मूवर्स कोलिशन लीडरशिप की बैठक में भी भाग लिया है, और इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में शुरू किया गया, यानी विश्व अर्थ मंच और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में। इसका उद्देश्य है कि कार्बन गहन क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए, और COP26 में एक प्रमुख सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में से लॉन्च किया गया था। भारत भी इसका सदस्य है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ऊर्जा और जलवायु पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच तैयार किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं मेजर इकोनॉमिक फोरम ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट। संयुक्त राज्य अमेरिका ऊर्जा और जलवायु पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मंच के माध्यम से वैश्विक जलवायु कार्रवाई को प्रोत्साहित कर रहा है। अब यहाँ पर बात करोगे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए कौन सा मंच, जैसे ब्राजील हो गया, जर्मनी हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, US हो गया, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ये कुछ प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनके लिए एक मंच तैयार किया जाएगा कि ऊर्जा और जलवायु के आधार पर आप किस तरीके से काम करोगे। 2009 में इसे लॉन्च किया गया था मेजर इकोनॉमिक फोरम को, और यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा, और प्रमुख उत्सर्जक देशों के बीच स्पष्ट संवाद सुगम बनाया जाएगा। प्रमुख उत्सर्जक देश कौन से हैं, चाइना, अमेरिका, भारत, ये कुछ प्रमुख उत्सर्जक देश हैं, जिनके बीच में कॉपरेशन किया जाएगा, संवाद किया जाएगा कि हम किस तरीके से इस उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। और देखा जाए तो मेजर इकोनॉमिक फोरम पे जितने भी शामिल देश होंगे ना, वो लगभग ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में 80% की भागीदारी देते हैं। 80%। अगर ये प्रमुख जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, अगर ये आपस में सहयोग करके इस समस्या का समाधान निकालें, तो 80% ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। जिसमें प्रमुख रूप से कौन से, लगभग भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, UK, UAE सहित 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें USA भी शामिल है। अब यहाँ पर इन्होंने विचार विमर्श किया कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक बनाए रखते हैं, तो 4 हमें
इन 4 क्षेत्रों में हमें प्रयास करने की जरूरत है। पहला, ऊर्जा का विकार्बनीकरण करो, यानी जो भी हम ऊर्जा को प्रोडक्ट कर रहे हैं उसे हम नवीकरणीय ऊर्जा पे लेके आए, परमाणु ऊर्जा पर लेकर आए, लेकिन गैर जीव मतलब जो जीवाश्मिक ईंधन है उनकी निर्भरता को कम करें ताकि विकार्बनीकरण किया जाए, कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। 2030 तक वन उन्मूलन को पूरी तरह रोक दिया जाए, केवल और केवल वन लगाए जाए, वृक्षारोपण किए जाए। लंबे समय तक वायुमंडल बने रहने वाले गैर CO2 जलवायु प्रदूषकों से निपटना, जो गैर कार्बन डाइऑक्साइड वाले प्रदूषक उनसे निपटो, और कार्बन प्रबंधन के कार्य को और बेहतर बनाया जाए। तो ये मेजर इकोनॉमिक फोरम USA के नेतृत्व में शुरू किया गया 2009 में, और इसमें भारत भी आपका शामिल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इनेक्ट की। इनेक्ट का जो फुल फॉर्म होगा कि इनहांसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एन एक्सेलरेटर क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर एक लाइन लिखी जा रही है कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, यानी कि प्रकृति आधारित जो है कि हमें समाधान खोजना है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और 6 नए देशों ने इनेक्ट की साझेदारी में शामिल हुए और भारत अभी भी इसका सदस्य नहीं है। देखा जाए तो जर्मनी और मिस्र ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण यानी IUCN के साथ मिलकर COP27 में इसे लॉन्च किया था। जर्मनी, मिस्र में तो COP27 हुआ ही था, जर्मनी भी शामिल हुआ और IUCN के साथ इन्होंने लॉन्च किया, और COP27 का आयोजन 2022 में मिस्र में आयोजित हुआ था। और ये पूरी तरीके से प्रकृति आधारित समाधान पर बेस्ड है, यानी कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशन पे, और यही यहाँ पर लिखा भी जा रहा है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ GRA कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन कंपाला मंत्री परिषद स्तरीय जो घोषणा पत्र, ये इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में ट्रेंड में है। और जरा ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में करके कि कंपाला किस देश की राजधानी है। देखोगे आप कि इस घोषणा पत्र को कंपाला घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें लगभग 48 अफ्रीकी देशों ने अपनाने के लिए इसे सहमति व्यक्त की है, जिसमें मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के संबंध को दिखाया गया है कि अफ्रीका के साथ साथ जो अफ्रीका महाद्वीप है, इनमें जो भी मानवीय गतिविधियां की जा रही हैं उससे क्लाइमेट चेंज कहां तक हो रहा है, इसके संबंध में 5 विषयों से जुड़ी चिंता पर सहयोग बढ़ाने की बात की गई। जैसे लगातार जो जारी मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण हो रहा है, आप देखोगे अफ्रीका का जो उत्तरी अफ्रीका वाला क्षेत्र है, जिसे हम साहेल रीजन कहते हैं, साहेल रीजन का मतलब SAHEL, साहेल रीजन उसे कहा जाता है जो मरुस्थलीकरण का जिस क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है, जैसे नाइजीरिया हो गया, चाड हो गया, लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये सब, वेनेजुएला नहीं, वो तो साउथ अमेरिका में होता है, मोरक्को वगैरह, ये सारे जो देश हैं, ठीक है, इनमें ये समस्या आ रही है। मोरक्को भी नहीं आएगा दोस्तों, मोरक्को भी तो साउथ अमेरिका में है, चाड, अल्जीरिया वगैरह ये सब हो गया, सूडान वगैरह हो गए। तो यहाँ पर देखोगे वहीं पारिस्थितिकी तंत्र को असंधारणीय रूप से उपयोग किया जा रहा है, इसको रोका जाए। जलवायु परिवर्तन और आपदा के कारण लोगों को अनियोजित प्रवासन करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर डेटा और तुलनात्मक आंकड़ों की कमी है, ताकि हमें आंकड़े पता चले कि हम कितना नुकसान हो रहा है और कैसे उसको संरक्षित किया जा सकता है। और जलवायु संकट के खिलाफ प्रतिक्रिया के लिए साझेदारियों और वित्त पोषण की सीमाएं भी सीमाएं होनी चाहिए। तो इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है कूल कोलिशन की बात करेंगे। तो कूल कोलिशन क्या है? कीपिंग इट चिल यानी कि ठंड बनाए रखो। हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड्स वाइवल कटिंग एमिशन, इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की गई और इसे यूनेप के नेतृत्व में एक कूल कोलिशन नाम की जो संस्था है वो काम करती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत। इसने ये रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि यूनेप ने SDG एजेंडा 2030 और पेरिस समझौते के बीच तालमेल बिठाने के लिए पहली बार प्रयास किया कि जो पेरिस समझौता 2015 में हुआ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमें 2030 तक प्राप्त करने, इन दोनों में कैसे हम समन्वय बैठा सके कि ताकि हम इन लक्ष्यों को भी प्राप्त कर पाएं और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर पाएं। इसको कूल कोलिशन के नाम से दिया गया और इसमें ISA कूल कोलिशन नेटवर्क का एक प्रमुख भागीदार है। और ISA का मतलब होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें इंडिया के अंतर्गत गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर भी है, तो इंडिया भी इसमें शामिल है। फिर यहाँ पे देखो कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक कार्य योजना आई है 2022 से 2025 तक के लिए। इन्होंने जलवायु परिवर्तन पर 2022 से 31 पर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक कार्यान्वयन रिपोर्ट दी है 2022 से 25 तक क्या क्या काम करेंगे। हालांकि इस रणनीति को फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 में मंजूरी दे दी और कहा कि हम ऐसी खाद्य प्रणालियों पर विकास पर बल देंगे जो सतत होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए, आघात सहनीय होनी चाहिए और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो। एग्जाम्पल के तौर पर आज अगर हमारे भारत में देखा जाए तो नॉन वेजिटेरियन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इट मीन्स कि नॉन वेजिटेरियन का मतलब कहीं ना कहीं हम पशुओं की हत्या कर रहे हैं और ऐसे में इकोसिस्टम प्रभावित होगा, जो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा घटक बनेगा। दूसरा, हम ऐसी खाद्यान्न प्रणाली को डेवलप करेंगे जिसमें कहीं ना कहीं हरियाली पर आधारित हो, जिसके लिए हम वनस्पतियों का प्रयोग करेंगे, हम पेड़ पौधों को लगाएंगे, फलों को खाने का प्रयास करेंगे। जब फल खाएंगे, फल फ्रूट्स
तो उनके लिए पेड़ पौधे लगाएंगे। पेड़ पौधे कार्बन का अवशोषण भी करेंगे, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन भी निकालेंगे और हवा भी अच्छी देंगे और साथ में ग्लोबल चेंज को, क्लाइमेट चेंज को रोकने का प्रयास भी करेंगे। तो ऐसी हमें कृषि खाद्य प्रणालियों का प्रयोग करना है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी फसलों का प्रोडक्शन किया जाता है जिससे मीथेन का उत्सर्जन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो ऐसी फसलों को जो है कि हम रोकेंगे जिससे इनका उत्सर्जन कम से कम हो सके। और देखा जाए तो कृषि खाद्य प्रणालियां जो है वर्तमान में जितनी भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है दुनिया में, उसके लगभग 1/3 के लिए यही जिम्मेदार होती है। कितनी? 1/3 के लिए यही जिम्मेदार होती है। और इसमें 3 स्तंभों पे काम किया जाएगा, वैश्विक स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। तीनों स्तर पे इसमें काम करने पर फोकस किया जाएगा। अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा हुआ है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि ग्लोबल क्लाइमेट प्रदर्शन सूचकांक यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2024, CCPI 2023 में अगर आप देखोगे भारत ने 7वां स्थान हासिल किया है, अपनी रैंकिंग में सुधार किया, क्योंकि इससे पहले 2022 में इसका 8वां स्थान था। जारी 2024 में की गई, लेकिन उसकी जो रिपोर्टिंग थी वो 2023 के लिए थी। तो टॉप 10 के अंतर्गत 7 नंबर पे आया है। अगर हम ओवरऑल में देखें तो भारत 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो शुरू के 3 स्थान जो है कि किसी भी देश को दिए ही नहीं गए, क्योंकि किसी भी देश ने जलवायु परिवर्तन में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि उसके सभी मानकों को पूरा किया हो। तो ऐसे देखा जाए तो पहली पोजीशन यहां पर है किसी देश की, और भारत इस तरीके से टॉप 5 के अंतर्गत आ गया। लेकिन हम ओवरऑल में देखते हैं तो 7वें नंबर पर हम इसे मानते हैं, और इसे जर्मन वॉच संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी साधन है, जिसमें 4 श्रेणियां होती है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कुल स्कोर 40%, नवीकरणीय ऊर्जा का 20%, ऊर्जा उपयोग का 20%, जलवायु नीति का 20%। तो कोई भी ऐसे शुरू के 3 देश नहीं थे जिन्होंने इन चारों लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया हो। इसीलिए शीर्ष 3 स्थानों पे कोई भी देश नहीं है। जर्मन वॉच वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक भी जारी करता है, अर्थात कि जोखिम भी सूचकांक जारी करता है और प्रदर्शन भी। तो जलवायु का कितना जोखिम है वो भी जारी करेगा और जलवायु का प्रदर्शन कितना है वो भी जारी करेगा। तो भारत जो है कि दोनों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब इसके बाद जो 2-3 टॉपिक थे इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन C40 मुझे बताना जरूरी है क्योंकि सिटीज से संबंधित है, शहरों से संबंधित है। C40 सिटीज के प्रति बेंगलुरु शहर की प्रतिबद्धता के अनुरूप बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया। इसकी बैठक सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट यानी कि सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट 3I मॉडल जैसी दिल्ली की पहलों पर चर्चा की गई। इसमें 3I क्या है? इंक्लूजन, इंसेंटिव और इनोवेशन। ये इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्रित होंगे कि किसी भी प्रकार से हम इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करें, नवाचार करें और इंक्लूजन करें। अगर देखोगे कि C40 है क्या, तो ये दुनिया के प्रमुख शहरों के लगभग 100 महापौरों की एक वैश्विक नेटवर्क में बैठक होती है और जलवायु परिवर्तन के संकट का सामना करने के लिए एकजुट किया गया। भारत के अंतर्गत इन शहरों में जो 100 महापौर बैठते हैं दुनिया के, उसमें भारत के अंतर्गत 6 शहर जो है कि शामिल है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 तो महानगर शामिल हो गए। फिर बेंगलुरु और अहमदाबाद, इन 2 शहरों को और आपको ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से C40 के बारे में समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जलवायु समन और अनुकूलन, यानी कि किस प्रकार से हम क्लाइमेट का मिटिगेशन करें और एडेप्टेशन करें। अभी तक हमने तमाम तरीके की समस्याएं देखी, तमाम तरीके की बैठक देखी, तमाम तरीके की जो है कि रिपोर्ट्स देखी, लेकिन अब हम इस पे बात करेंगे कि किस प्रकार से हम क्लाइमेट को मिटिगेशन कर सकते हैं, इसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना। कार्बन को खरीदने की जो योजना थी वो आपके क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती है, और ये किस तरीके से खरीदी जाती है, किस तरीके से बेची जाती है, इस पर हम बात करेंगे। तो यहां पर आप देखोगे कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना में सुधारों की घोषणा की है, जिसको हम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम यानी CCTS, और ये भारत के केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने इसमें सुधार की घोषणा की है। और इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी, जो कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार स्थापित करने का एक प्रावधान करता है। हालांकि इसकी पहली बार घोषणा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई थी, और इसको फिर फाइनली ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 द्वारा संशोधित किया गया। तो सबसे पहले आपको CCTS के मुख्य बिंदु बता दिए जाए कि NSC यानी कि राष्ट्रीय संचालन समिति अर्थात इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बॉडी का गठन किया गया, और विद्युत मंत्रालय के सचिव इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव इसकी सह अध्यक्षता करेंगे, और भारतीय कार्बन बाजार के कार्यों को शासित करेगी और उनकी देखरेख करेगी कि किस प्रकार से भारतीय कार्बन बाजार का क्रेडिट किया जा रहा है या बेचा जा रहा है कि नहीं। इसमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE कार्बन बाजार का प्रशासक होगा, जो मुख्य कार्य करेगा कि उत्सर्जन में कमी करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा, कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी करेगा, कार्बन सत्यापन एजेंसियों को मान्यता प्रदान करेगा। तो ये तीनों ही काम आपकी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कर रही है। साथ ही साथ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग सभी व्यापारिक गतिविधियों के लिए विनियामकी कार्य भी करेगा। और आगे देख लेते हैं, जिन संस्थाओं
जिन संस्थाओं के लिए यह योजना बाध्यकारी नहीं है, उन्हें भी अपनी डीकार्बोनाइजेशन मतलब कि किसी भी प्रकार से कार्बन को कम करने वाली परियोजनाओं को पंजीकृत करवाने के लिए कार्बन क्रेडिट उत्पन्न करने की अनुमति दी जाएगी। और ये प्रमाण पत्र आप स्वेच्छा से कर सकते हैं, स्वेच्छा से खरीद सकते हैं। जरा आप कार्बन के बाजार के बारे में आप समझ दो। कार्बन क्रेडिट किसे कहते हैं? देखिए, मान लेते हैं कि जहां पे कार्बन क्रेडिट या भत्ते खरीदे या बेचे जाते हैं उसे हम कार्बन बाजार कहते हैं, जिसमें मान लेते हैं कि कोई कंपनी या व्यक्ति है अपने ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन की भरपाई के लिए कार्बन बाजारों का प्रयोग करते हैं। वे ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को हटाने या कम करने वाली संस्थाओं से कार्बन क्रेडिट को खरीदते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक टीम है जिसका नाम है, मान लेते हैं टाटा। टाटा तो नहीं कहेंगे हम, टाटा इतना खराब काम नहीं करती है। चलिए यहाँ पे अडानी ग्रुप को मान लेते हैं, बहुत चर्चा में ये इस समय अडानी ग्रुप ये मान लेते हैं, और ये हमारा टाटा ग्रुप है। ठीक है, टाटा ग्रुप भी कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है और अडानी ग्रुप भी कर रहा है। भाई टाटा ग्रुप ने केवल कितना किया? मान लेते हैं कि 30 यूनिट का जो है कि उत्सर्जन किया, 30 यूनिट का उत्सर्जन किया, लेकिन अडानी ग्रुप ने कितना उत्सर्जन कर लिया? लगभग 70 यूनिट का उत्सर्जन किया। तो इसका मतलब क्या है? कौन ज्यादा बेनिफिट कमाया? अडानी ग्रुप ने कमाया प्रॉफिट, क्योंकि उसने बिजनेस के माध्यम से प्रॉफिट कमाया और कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज्यादा कर लिया। अब ऐसे में भाई नुकसान किसे हुआ? टाटा को। तो टाटा के इस नुकसान की भरपाई के लिए टाटा एक प्रमाण पत्र जारी करेगी जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से होगा कि भाई ऐसा है कि मैंने अपना प्रॉफिट कम किया, लेकिन उसके साथ मैंने उत्सर्जन भी तो कम किया, तो मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा? तो इतना जितना अधिक किया गया, ये जो एक अधिक किया गया इस लाइन से देखा जाए तो इसके बदले में क्या मिलेगा? टाटा को पैसा देगा अडानी ग्रुप, और बदले में क्या कर लेगा? एक सर्टिफिकेट ले लेगा। अर्थात इसी को कार्बन क्रेडिट कहते हैं, क्योंकि जो आपने प्रॉफिट कमाया वो आपको प्रॉफिट का हिस्सा लगभग उतना देना पड़ेगा जितना किसी देश ने कार्बन का उत्सर्जन कम किया था। तो इसी को कहा था कार्बन क्रेडिट। और इसमें होता क्या है? वायुमंडल से हटाए गए, कम किए गए, अलग करके संचित करने के एक कार्बन टन, जो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस के बराबर होता है। तो जब आपको एक क्रेडिट मिलता है तो इसका मतलब 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड आपने कम किए, तब आपको जाके एक कार्बन क्रेडिट की परमिशन मिलती है कि आप इसे खरीद पाओगे। और कार्बन ट्रेडिंग की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो मैंने पहले ही बताया था कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुई थी। किसके अंतर्गत हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुई थी, 1997 के अंतर्गत। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगला टॉपिक हमारा है, क्या है टॉपिक? मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मेरी लाइफ करके एक ऐप लॉन्च किया, मेरी लाइफ। ठीक है, यहां पर देखोगे कि जिससे युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे सुगम बनाने के लिए लॉन्च किया गया। ये 5 विषयों के तहत लाइफ से संबंधित कार्यों की एक श्रृंखला की भागीदारी का अनुभव प्रदान करेगा। जैसे ऊर्जा बचाने पे फोकस करेगा, दूसरा जल बचाने पे फोकस करेगा, एकल यूज यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करेगा, सतत खाद्य प्रणाली को अपनाने फोकस करेगा और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने फोकस करेगा। कहने का मतलब है कि जो लाइफ की फुल फॉर्म है, अगर आप इसको देखोगे तो इसको लिखा जाता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी कि आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए होती है। और इसकी शुरुआत अगर आप देखोगे तो COP26 में ही मोदी जी ने कर दी थी। ठीक है, COP26 में ही लाइफ की घोषणा कर दी, फिर G20 में किया वैश्विक स्तर पे। तो इसके अंतर्गत युवाओं की भी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है एप्लीकेशन के माध्यम से। उन्हें बार बार अपडेट दी जाएगी, बार बार जो है कि उस एप्लीकेशन के माध्यम से बताया जाएगा कि कितना आपको ऊर्जा बचानी, कौन कौन से ऐसे काम करोगे। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, पंखा खुला छोड़ दिए, कूलर खुला छोड़ दिए, चलो ये बंद भी कर लिया तो लाइट खुली छोड़ दी, ये भी बंद कर लिया तो बहुत सारे चार्जर के बटन खोल के छोड़ देते हैं। उसमें कुछ तो एनर्जी रिड्यूस हो रही ना, आपके चार्जर में स्टोर हो रही है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजों को बचाने के लिए उसमें तरीके बताए जाएंगे। जल का बचाव करने के लिए तरीके बताए जाएंगे कि आप अगर टैप में, वॉशिंग टैप में अगर आप ब्रश कर रहे हो मॉर्निंग में उठ के, तो आप क्या करते हो, टैप को खुला छोड़ देते हो, ब्रश करते रहते हो, उस दौरान लगभग 5 से 6 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है, उस पानी को बचाइए। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाता है। तो इसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ताकि युवा जब आगे बढ़ के काम करेगा तो कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए काम करेगा। ठीक है, हालांकि सभी लोग बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, लेकिन युवा जो है कि इसके लिए ज्यादा प्रेरित रहेगा। तो इसीलिए मिशन लाइफ करके एक ऐप लॉन्च किया गया। अब मिशन लाइफ के बारे में जान लेते हैं। तो भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है, क्या है, ग्लोबल स्तर पे, जिसमें पर्यावरण की रक्षा, संरक्षण और व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देगा। ये व्यक्ति की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सामूहिक रूप से भी जिम्मेदारी है। और इसको ग्लासगो में COP26 UNFCCC का जो COP26 हुआ था, उसी दौरान प्रधानमंत्री जी ने प्रेस किया और नोडल एजेंसी के रूप में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। और इसके अंतर्गत उद्देश्य क्या है कि कम से कम हम 80% गांवों और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक
पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब पेपर में ये पूछेगा ना तो 2028 टारगेट ना देके कह देगा 2030 तक का लक्ष्य है, तो आपको लगेगा कि हाँ मैक्सिमम लक्ष्य तो हमने 2030 तक पढ़े, तो ये भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, इसमें कहा गया कि जो 80% गांव और शहरी स्थानीय निकाय है उनको पर्यावरण के अनुकूल हमें बनाना है 2028 तक। और इसके साथ साथ व्यक्तिगत और व्यक्तियों और समुदायों की ऐसी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा जो प्रकृति के अनुकूल हो, उसे नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी लाइफस्टाइल को अपनाने की बात की जाएगी। अब लाइफस्टाइल में क्या है, एक घर में 5 लोग हैं और पांचों घर में मतलब उन पांचों लोगों के पास कोई ना कोई 4 व्हीलर है या तो बाइक है या कोई अपना साधन है। भाई अगर आपको पता है कि एक 4 व्हीलर में 5 लोग आ सकते हैं तो 5 लोग अपना अलग अलग गाड़ी क्यों यूज कर रहे हो? 5 जगह से जो है कि कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो, आप मोनोऑक्साइड निकाल लो, इससे बढ़िया है कि आप एक ही गाड़ी में चले आओ। नहीं तो सबसे बढ़िया है कि 5 साइकिल रख लो, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, घुटने भी अच्छे रहेंगे, साइकिल चलाने से पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। तो ऐसी लाइफ स्टाइल को प्रमोट किया जाएगा इसके अंतर्गत। और जो व्यक्ति ऐसी लाइफ स्टाइल अपनाएगा उसे प्रो प्लैनेट पीपल कहा जाएगा, यानी कि वो प्रो प्लेयर है, अर्थात प्लैनेट का रक्षक है, वो बहुत बड़ा रक्षक है। और इसमें 7 थीम रहेंगी लाइफ में। ऊर्जा की बचत करो, पानी बचाओ, सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करो, संधारणीय जीवन शैली अपनाओ, कम से कम अपशिष्ट का उत्पादन करो यानी कचरा कम से कम, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और ई अपशिष्ट का उत्पादन कम करें। आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बहुत सारे हो गए और हर गैजेट के साथ एक एक ईयरबड भी आ जाता है और हर गैजेट के साथ एक एक चार्जर भी आता है। इसीलिए भारत सरकार ने चार्जर की भी एक नई पॉलिसी लाई है, जिसके अंतर्गत क्या कहा जाएगा कि सारे चार्जर आप मतलब सी टाइप वाले होंगे, अर्थात एक चार्जर आपको मिलेगा, आप उसी एक चार्जर के माध्यम से अपना टैबलेट, अपना मोबाइल, अपना आईफोन सब चार्ज कर सकते हो। अब तो आईफोन वाली कंपनियों ने भी टाइप सी चार्जर देना शुरू कर दिया, इसलिए नहीं कि वो उनको शौक था, इसलिए कि भारत जैसे मार्केट में सरकार ने सीधे कहा था आईफोन से कि अगर आपको यहां बेचना है आईफोन एप्पल वालों से तो आपको टाइप सी चार्जर बनाना पड़ेगा ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक कचरा कम से कम कर सके, एक ही चार्जर से हम सारे गैजेट चार्ज कर लें। इसलिए एप्पल ने जो है कि अब टाइप सी बनाना शुरू कर दिया भारत में, विदेशों में नहीं बनाती है वो। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पर व्यक्तियों और समुदाय और संस्थाओं के लिए लाइफ से संबंधित 75 कार्रवाइयों का एक व्यापक और नॉन एग्जीक्यूटिव सूची भी तैयार की जाएगी। अब इससे पहले हम देख लेते हैं कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच कौन कौन से जहाँ पे भारत के लाइफ मिशन को परमिशन मिल चुकी है। जैसे इंडियन मतलब कि इंटर गवर्नमेंटल जो क्लाइमेट चेंज वाली होती है IPCC, इसकी क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट में इसको जगह मिली। फिर इसके वर्किंग ग्रुप 3 में क्लाइमेट चेंज की जो 2022 की थी, जलवायु परिवर्तन का शमन, इस रिपोर्ट में भी लाइफ को यूज किया गया। शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान 2022 का कवर डिसीजन यानी COP27 के अंतर्गत इसको रखा गया। और 2023 में जापान के सोपैरो में जो अपनाई गई G7 विज्ञप्ति थी, इसमें भी जो है कि लाइफ प्रोजेक्ट को रखा गया। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की जो विज्ञप्ति थी 2023, इसमें भी था। G20 की लीडर डिक्लेरेशन जो भारत के अंतर्गत हुई थी G20 समिट, यहाँ पर भी था। G20 की पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट 2023 की, तो यहाँ पर भी। इसका मतलब इतने बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लाइफ मिशन के बारे में चर्चा की गई और उसे अपनाने पर जोर दिया गया। तो देखा जाए तो ये भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है, जिसने पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज दिया और विश्व के कई देशों ने इस मैसेज को अपनाया भी है और अपने देशों में इसे लागू कर रहे हैं। समझ आ गई बात यहाँ पे। चलो आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट टू रिपेयर, यानी कि रिपेयर का अधिकार होना, राइट टू रिपेयर। 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है और मुझे लगता है कि अगर आपने यहाँ तक अगर क्लास को देखा है तो नो डाउट आपको क्लास अच्छी लग रही है, पसंद भी आ रही है और पढ़ाने में मजा भी आ रहा है मुझे भी, और आप लोगों को समझने में भी मजा आ रहा होगा। इस तरीके का हिंदी माध्यम में पूरे YouTube पर आप देखोगे विजन IAS की मंथली मैगजीन कोई इस तरीके से डिटेल एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग या तो उसको रीडिंग करते चले जाते हैं, बहुत सारे लोग या तो इंग्लिश में बता रहे हैं, लेकिन हिंदी माध्यम में सबसे बड़ी चुनौती होती है। और मुझे कम से कम करंट अफेयर्स का जो फोबिया है विजन IAS का कि ये कठिन शब्दों से होती है, इसको पढ़ना आसान नहीं होता है, इस फोबिया को मुझे दूर करना है। मैंने पहले मंथली मैगजीन भी चलाई थी, टाइम नहीं मिलने के बाद मैंने मंथली मैगजीन को छोड़ के PT 365 भी कराया, फिर अपडेटेड भी कराई, और UPSC एग्जाम के बाद फिर मैं मंथली मैगजीन को फिर कवर करूंगा। मतलब विजन IAS में आपके लिए इतना आसान बनाकर रखूंगा हर टॉपिक के बारे में, ताकि आप ये ना कहो कि मुझे करंट अफेयर्स नहीं आती है। और हिंदी माध्यम में करंट अफेयर्स की समस्या खत्म करने का मैं जरूर ये चैलेंज पूरा कर रहा हूँ, और आप लोग भी इस चैलेंज को पूरा कर सकते हो मेरे साथ। उसके लिए बस आपको वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और साथ में आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है इस चैनल को, ताकि वो भी हिंदी माध्यम के रिजल्ट को सुधारने में अपना योगदान दे सके और आप भी दे सको। टॉपिक पे दोबारा आते हैं, राइट टू रिपेयर। उम्मीद करता हूं इस 1 मिनट के बीच में आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा और एक दो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए राइट टू रिपेयर की बात कर लेते हैं। क्या है राइट टू रिपेयर? तो यहां पर
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग से संबंधित एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। अब इसमें ERSO के बारे में क्या लिखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग के बारे में, कि भारत को विश्व का रिपेयर केंद्र बनाने पर फोकस किया है कि भारत क्या है, पूरे विश्व का एक रिपेयर केंद्र बन सकता है। और इसमें दोषपूर्ण क्षतिग्रस्त जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंडियन रिपेयर सर्विस संगठनों को आउटसोर्स कर दिया जाएगा और वे इन उपकरणों को रिपेयर, नवीकरण, सटीक तरीके से काम करने के लायक बना सकते हैं। ठीक है, राइट टू रिपेयर की बात करें तो उपभोक्ता को अपनी पसंद के अनुसार अपने उपकरणों की मरम्मत करने और करवाने में सक्षम बनाता है। वे निर्माता अपने उपकरणों की अन्य संस्थाओं द्वारा मरम्मत कराने को बढ़ावा नहीं देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, आपके पास वन प्लस का मोबाइल है, वन प्लस के मोबाइल में कोई इशू होता है तो आपको कहाँ भेजा जाता है, वन प्लस के सर्विस सेंटर में। लेकिन आपका मन है कि भाई जिस सर्विस सेंटर पे मैं जाता हूँ, वन प्लस का जो मेरे नियरेस्ट में है, सबसे पास में, वहाँ का सर्विस स्टाफ बहुत खराब है, वो अच्छे से काम नहीं करता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बगल में एक सैमसंग का भी सर्विस सेंटर है, मैं वहाँ जाके अपने पार्ट्स को सही करवा लूँ। तो इसी को कहा जा रहा है राइट टू रिपेयर, यानी कि जैसे जनरली क्या होती है कि जो विनिर्माता होती है, जो कंपनियां होती है, जो ब्रांडेड, वो सोचते हैं कि हमारे ही ब्रांड स्टोर पे आके आप अपनी रिपेयरिंग करा सकते हो, नहीं तो आपको बाहर कराना लोकल दुकान पे तो आपका रिस्क है। लेकिन अब राइट टू रिपेयर में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई सामान वारंटी पीरियड में है तो जरूरी नहीं है कि हम उसी कंपनी पे जाके रिपेयर कराएं, हम दूसरी कंपनी पे भी रिपेयर करा सकते हैं जो मेरे नियरेस्ट है, जहां का स्टाफ अच्छा है, जहां के गैजेट अच्छे हैं। तो ये अधिकार देने की बात हो रही है। इसके लिए भारत में क्या पहल की गई है कि मिशन लाइफ को सबसे पहले तो बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत क्या होगा कि इसके तहत मिशन लाइफ को जो है कि बढ़ावा दिया जाएगा और राइट टू रिपेयर पर एक समिति गठन की गई। इसमें प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की, जैसे कृषि संबंधी उपकरण हो गए, मोबाइल फोन, टैबलेट हो गए, उपभोक्ता वस्तुएं हो गई, या ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल उपकरण, इन सभी उपकरणों पे जो है कि राइट टू रिपेयर देने की बात की जा रही है। साथ ही साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राइट टू रिपेयर करके एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि राइट टू रिपेयर जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, और इसको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर के अवसर पर ही इसे लॉन्च किया गया कि 24 दिसंबर के अवसर पर लॉन्च किया गया। साथ ही इसमें अगर और बात देखोगे तो पोर्टल पर उत्पादक और विनिर्माता ग्राहकों के साथ उत्पाद वितरण के मैनुअल को साझा करेंगे कि जो आपने प्रोडक्ट लिया उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल ये साझा कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ जिससे आप तीसरे पक्ष द्वारा स्वयं रिपेयर कर सकेंगे, ठीक है, या करा सकेंगे। और वही मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता टिकाऊ सामान, ऑटोमोबाइल और कृषि उपकरणों के अंतर्गत अभी इसको कवर किया जाएगा स्टार्टिंग में 5 सेक्टर में। समझ में आ गया राइट टू रिपेयर के बारे में। और यहाँ पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कुछ खास नहीं था। आगे चलते हैं, जलवायु के लिए ऋण स्वैप, ये अच्छा टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए जलवायु के लिए ऋण स्वैप क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप। गैबन ने अभी हाल ही में क्या किया कि गैबन ने अफ्रीका के सबसे बड़े डेट फॉर नेचर स्वैप की घोषणा की, डेट फॉर नेचर स्वैप की घोषणा की, और जिसकी वैल्यू है $500 मिलियन। अब इसको ये डायग्राम देखने से पहले मैं सीधे आसान भाषा में समझाता हूँ जलवायु के लिए ऋण स्वैप क्या होता है। यहाँ पर लिखा है जलवायु के लिए ऋण स्वैप एक प्रकार का ऋण स्वैप आकार होता है, और इसमें ऋणी देश अपने बाह्य ऋण का विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के बजाय अपने ही देश में जलवायु परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए स्थानीय मुद्रा में भुगतान करता है। समझने की बात समझना, जैसे मान लेते हैं कि भारत ने अमेरिका से $15 करोड़ रुपए लोन ले लिया, ऋण ले लिया। किससे लिया? इंडिया ने। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के बेसिस पे समझाता हूँ। ये लिखा मैंने इंडिया यहाँ पर, और यहाँ पे लिख दिया यूएसए। इंडिया ने यूएसए से क्या लिए हैं? इंडिया ने यूएसए से लिए $15 करोड़ रुपए ले लिया, या $15 करोड़ मान लेते हैं, ठीक है। अब यूएसए ने कहा भैया तुम्हारा 3 साल हो गया, मुझे रुपए वापस करोगे कि नहीं करोगे? भारत ने कहा अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम इसके लिए एक काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हम इंडिया में ही ये $15 करोड़ रुपए की जो धनराशि बन रही है, मान लो कि ये 20 करोड़ रुपए बन गए, ये धनराशि बन गई, हालांकि बनेगी नहीं, इससे ज्यादा जाएगी, लेकिन मैं इस 20 करोड़ रुपए को जलवायु परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्थानीय मुद्राओं में भुगतान कर दूंगा। जो अपने देश में जो मैंने अलग अलग जो प्रोग्राम चला रहा हूँ, जैसे लाइफ मिशन चला रहा हूँ, या फिर राष्ट्रीय जलवायु कार्यक्रम 2008 चला रहे हैं, या हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करने के लिए जो भी एक्शन चला रहे हैं, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए चला रहे हैं, तो इसी के अंतर्गत मैं इस 20 करोड़ रुपए को जो है कि डोनेट कर दूंगा, या 20 करोड़ रुपए को यूज कर दूंगा। मतलब मैं आपको अगर ऋण नहीं भी दे रहा हूं ना, तो भी मैं यहां पर 20 करोड़ रुपए जलवायु परिवर्तन के लिए लगा रहा हूं, ताकि ये ना हो कि मैंने जलवायु में खर्च ना करके इंडस्ट्री में खर्च कर दिया। अल्टीमेटली ऋण स्वैप का उद्देश्य यह है कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश का ऋण नहीं चुका पा रहा है, तो वो अपने देश की मुद्रा में अपने ही देश में
क्लाइमेट एक्शन को, क्लाइमेट चेंज को रोकने में, ग्रीन हाउस गैसेस को उत्सर्जन को कम करने के लिए उस पैसों का प्रयोग कर सकता है। और ये जो सहमति होगी ये दोनों देशों के मध्य होनी चाहिए, यानी कि ऋणी और ऋणदाता। पता चले यूएसए इस बात से नकार जाए, उसे कहे कि नहीं भैया उसे तो 15 करोड़ डॉलर चाहिए और आपने उससे बिना पूछे सारा पैसा यूज कर दिया भारत में, तो ये गलत हो जाएगा। जब यूएसए परमिशन देगा कि ठीक है आप 15 करोड़ डॉलर मुझे रिटर्न मत करो, आप अपने भारतीय करेंसी के रुपए में ही आप उस पूरे पैसे को यूज कर लो, लेकिन उसकी पूरी रिपोर्टिंग मुझे दो कि हाँ मैंने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कम करने के लिए और ओजोन परत के डिप्लीशन जो पदार्थ होते हैं उनको रोकने के लिए मैंने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट तैयार किए, ये नई नई इंडस्ट्री तैयार किए, ये नए नए जो है कि प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ। इसकी पूरी डिटेलिंग यूएसए को दे दी, क्योंकि भाई उसको मैंने 15 करोड़ रुपए देने थे, तो मैंने ये डिटेलिंग दे दी ताकि वो रिपोर्ट कर सकेगा कि हाँ चलो भारत ने मेरा पैसा रिटर्न नहीं किया लेकिन जलवायु परिवर्तन के लिए यूज कर लिया। इसी को कहा जाता है आपका, क्या कहता है, डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप। तो क्लाइमेट के लिए स्वैप हमने कर लिया इस चीज को, समझ में आ गई बात। और पहली बार इसका उपयोग लैटिन अमेरिका में 1980 के दशक में किया गया था। भारत आज तक किसी भी डेट फॉर नेचर स्वैप में शामिल नहीं हुआ है। अभी ये हाल ही में क्यों चर्चा में, क्योंकि गैबन अफ्रीकी देश है, इसने 500 मिलियन डॉलर का जो है कि शुरू किया है, ठीक है, लेकिन भारत अभी तक नहीं हुआ क्योंकि भारत के पास इतनी भी खराब स्थिति नहीं है कि वो किसी देश का कर्जा ले और उसे रिटर्न ना करे। वो अलग बात है कि प्रशासनिक जो दुविधाएं होती, प्रशासनिक नीतियों की वजह से कुछ देशों के या कुछ इंटरनेशनल बॉडीज के अभी तक पैसे रिटर्न नहीं किए गए, लेकिन भारत इस तरीके काम नहीं करता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक और टॉपिक आपको पढ़ना है, पोत परिवहन द्वारा होने वाले जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनके उत्सर्जन को रोकना है, क्योंकि जो इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने पोतों और जहाजों से होने वाले ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक रणनीति को अपनाया है। हम लोग सामान्यतः क्या होते हैं, अपने ट्रांसपोर्ट को देखते हैं, परिवहन को देखते हैं, रेलवे को, ट्रक को, बस को, रोडवेज को, इन सब पे तो फोकस करते हैं कि स्थल खंड पे जो हम रोड बना रहे हैं उस पे जो परिवहन चल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, रेलवे में कोयले का प्रयोग हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हो रहा है, यहां तो फोकस करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी समुद्री यातायात को देखा, नोटिस किया कभी? समुद्र में जो क्रूज चल रहे हैं या जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जा रहा है उसमें जो जहाज चल रहे हैं, तो उनके माध्यम से भी तो ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित हो रही होगी। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने बीड़ा उठाया है और आगे बढ़कर इसने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें समुद्री पर्यावरण संरक्षण रणनीति MEPC के 80वें सत्र यानी कि जो 80वीं बैठक हो रही थी यहां पर अपनाया गया और ये IMO की एक महत्वपूर्ण समिति है। अब बात कर लेते हैं इसके आगे। तो इसके आगे अगर हम देखते हैं कि पोत परिवहन उद्योग द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन होती है ना, उसमें लगभग 2.89% की इनकी हिस्सेदारी होती है। जो वैश्विक स्तर पे 100% मान लो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन हो रहा है, तो उसमें लगभग 3% की हिस्सेदारी तो पोत परिवहनों की होती है, जहाजों वगैरह, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सभी के माध्यम से होता है। तो इनको भी रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। और यहाँ पे जो रणनीति पेश की गई है उसमें क्या है, कुछ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए टारगेट रखा गया कि 2030 तक क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कम से कम 40% की कमी करेंगे और 2050 तक हम नेट जीरो अर्थात कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे कि निवल शून्य, जितना उत्सर्जित कर रहे हैं उतना हम उसको अवशोषित भी कर ले रहे हैं। इसी को हम कहते हैं निवल शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ये 2050 तक हमें कंप्लीट कर लेना है। दूसरा, प्रौद्योगिकी को अपनाएंगे, इस तरीके की टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे कि ताकि हम इस तरीके से काम कर सके। और जैसे इसमें उत्सर्जन को कम करने के लिए क्लोज लूपर स्क्रबर हो गया, सेलेक्टिव कैटालिटिक हो गया या स्लो स्टीमिंग हो गया, ये सभी रणनीतियां भी हैं। और समय समय पर समीक्षा की बात करेंगे तो समय समय पर समीक्षा करने का मतलब है पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय समीक्षा भी हम करेंगे और इसकी पहली समीक्षा 2028 में होगी, क्योंकि 2023 के अंतर्गत इसे अभी जारी किया गया है। भारत के अंतर्गत इसमें हमने क्या प्रयास किया पोत उत्सर्जन को कम करने के लिए, पोत से उत्सर्जन, तो पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने हरित बंदरगाह के लिए हरित सागर दिशा निर्देश 2023 लॉन्च किया है कि अब हम जो भी बंदरगाह डेवलप करेंगे उसे हरित बंदरगाह के तौर पे करेंगे। और वहीं भारत IMO की ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट के अंतर्गत चुना जाने वाला पहला देश भी है। मैरीटाइम विजन 2023 में संधारणी समुद्री क्षेत्र की परिकल्पना की गई है। कुछ बंदरगाहों को हाइड्रोजन हब के रूप में डेवलप करने में ये बंदरगाह 2030 तक हरित हाइड्रोजन के प्रबंधन, भंडारण और उत्पादन में प्रथम सक्षम होंगे। और हरित हाइड्रोजन जो होता है उससे एक ही केवल उत्पाद निकलता बाई प्रोडक्ट के रूप में, वो होता है वाटर, पानी। किसी भी प्रकार के सक्रिय निष्क्रिय किसी प्रकार की गैस नहीं निकलती, ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित नहीं होती है, इसलिए इनको अच्छा हब माना जाता है और ये कोस्टल रीजन पे बंदरगाहों पे डेवलप किया जाएगा। वहीं 2030 तक भारत हरित पोत परिवहन का वैश्विक केंद्र बनने का लक्ष्य भी निर्धारित है और पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम मतलब इसको भी शुरू किया है। तो भारत भी लगातार प्रयास कर रहा है, हरित बंदरगाह बना रहा है, बंदरगाहों पे हरित हाइड्रोजन हब बना रहा है, ये सब माध्यम से
कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्लाइमेट से क्या क्या सर्विस ले सकते हैं। क्लाइमेट सेवाएं क्या होती हैं, जैसे एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्वास्थ्य हो गया, आपदा जोखिम में कमी कर सकते हैं, कृषि खाद्य सुरक्षा हो गई, जल हो गया, अन्य अन्य में बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो हम क्लाइमेट से ले सकते हैं। तो इसके लिए जो IMD है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने भारत में नेशनल फ्रेमवर्क पर क्लाइमेट सर्विसेज जिसे हम कहते हैं, इसके दौरान एक कार्यशाला के दौरान जलवायु अनुसंधान के क्षेत्र में एक समझौता किया। किसने किसने किया? IMD और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने भारत में NFCS अर्थात नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज इसको कहते हैं, इसके तौर पे जो है कि भारत के साथ एक हस्ताक्षर किया कि हम किस प्रकार से क्लाइमेट की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, क्लाइमेट की सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं। NFCS के बारे में बात करेंगे तो भारत NFCS को ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के आधार पर प्रस्तावित करता है, यानी कि ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज की जगह अब भारत नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज की बात कर रहा है, क्योंकि भारत अपने देश के अंतर्गत काम करेगा। हालांकि इस तरीके के NFCS है जो अपने अपने देशों में 2009 से ही स्विट्जरलैंड, चीन, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम भी ऑलरेडी अपने देश में लॉन्च कर चुके हैं। नेशनल फ्रेमवर्क उन्होंने एक बनाया क्लाइमेट सर्विसेज के लिए, और IMD ने भारत में NFCS के सूत्रीकरण और कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। यहाँ पे IMD का मतलब है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के बारे में बात करेंगे तो 2009 में विश्व जलवायु सम्मेलन 3 में लॉन्च कर दिया गया था, और उस समय इसका समन्वय विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। विश्व के अलग अलग देशों की सरकारों और संगठनों की साझेदारी है, भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है, और इसीलिए भारत ने अब अपने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के ऊपर काम करना शुरू किया, और अभी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने जो है कि भारत में इसके साथ समझौता किया है। यहाँ पे जलवायु संबंधित कुछ अन्य शब्दावलियां हैं, जैसे अगर आप देखोगे कि भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड ICED 3.0 इसको नीति आयोग ने जारी किया। बस इतनी ही जानकारी इसमें इंपॉर्टेंट थी, बाकी इसमें कुछ खास नहीं था। संयुक्त राष्ट्र पर अगर आप देखोगे कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन उच्च स्तरीय चैंपियनशिप अर्थात सरकारों के कार्यों, शहरों, क्षेत्रों, व्यवसायों, निवेशकों द्वारा किए गए स्वैच्छिक एवं सहयोगात्मक कार्यों से जोड़ने के लिए राष्ट्रों ने 2 उच्च स्तरीय चैंपियंस की नियुक्त करने का निर्णय ले लिया, जिसमें 2 कौन कौन से होंगे? COP28 और COP29 में ये लोग रहेंगे। एक तो है MS राजान अल मुबारक और दूसरे हैं MS निगार अपारदराय। तो आपको राजान अल मुबारक का नाम याद रखना है और निगार अपारदराय का नाम याद रखना है। ये 2 जो है कि UN के उच्च स्तरीय चैंपियनशिप कर दिए गए हैं नॉमिनेट। अल्पकालिक हैलोजन की बात करेंगे, अल्पकालिक हैलोजन यानी कि शॉर्ट लिव्ड हैलोजन की बात करेंगे तो महासागर अल्पकालिक हैलोजन मुक्त करके पृथ्वी को ठंडा रखते हैं, लेकिन एक समस्या भी पैदा करेंगे, क्योंकि हैलोजन्स में हमने पढ़ा था जो हैलोन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ओजोन क्षरण करते हैं, ओजोन क्षयकारी पदार्थ माने जाते हैं, लेकिन ये हीट पैदा करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में भी काम करते हैं। इसीलिए महासागर अल्पकालिक हैलोजन को मुक्त करके पृथ्वी को ठंडा रखते हैं और लगभग ये 8 से 10% योगदान दे सकते हैं। लेकिन इसमें खासियत ये होती है कि इनका 6 महीने से कम का जीवन काल होता है, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे हैलोजन तत्व हैं। अब सोचो, क्लोरीन जब वायुमंडल में पहुंचेगी, ब्रोमीन जब वायुमंडल में पहुंचेगी तो ओजोन को तोड़ेगी कि नहीं तोड़ेगी? ओजोन का विघटन करेगी। ये आज का पहला टॉपिक था जिसमें मैंने ब्रोमीन को बताया, क्लोरीन को बताया, मिथाइल ब्रोमाइड को बताया। तो ये सारे के सारे घटक भी ये रिलीज करेगा, और ये मुख्य रूप से कौन रिलीज करता है? पादप प्लवक, जिनको हम लोग शैवाल कहते हैं। और इसके अलावा महासागर से उत्सर्जित अजैविक स्रोत और क्षोभमंडल केमिस्ट्री भी होती है। हालांकि देखेंगे तो LSH वायुमंडल में मीथेन के जीवन काल और जलवाष्प के स्तर को बढ़ा सकता है, और ऐसे में मीथेन कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएगा, और जो क्लोरीन और ब्रोमीन रिलीज हो रहे हैं इसके माध्यम से ओजोन क्षरण भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तरफ बेनिफिट दिख रहा है तो दूसरी तरफ हमें नुकसान भी दिख रहा है। अब यहाँ पे विकार्बनीकरण की बात करेंगे, डीकार्बनाइजेशन की बात करें तो इसमें है नीति आयोग ने टुवर्ड्स डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट 2023 एक स्टॉक टेक ऑन सेक्टोरल करके एक रिपोर्ट जारी की G20 शीर्षक से। भारत का कुल CO2 उत्सर्जन कितना हुआ? 1990 से लेकर 2019 के बीच में लगभग 330% की वृद्धि हो चुकी है कार्बन उत्सर्जन में। और ये क्यों हुई है? क्योंकि जीवाश्म ईंधन के दहन होने से। लेकिन लगातार भारत सरकार अब नवीकरणीय ऊर्जा, एटॉमिक ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है, जिससे जीवाश्मिक ईंधनों का दोहन अब कम किया जाएगा। देखा जाए तो अलग अलग गतिविधियों से भी कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में हटाने या वायुमंडल में CO2 के उत्सर्जन को कम करने की प्रक्रिया को विकार्बनीकरण कहा जाता है, कि किसी भी प्रकार से आप इसको बाहर निकालो यहाँ से। G20 की जो देश है वो वर्तमान में CO2 का उत्सर्जन लगभग 80% से अधिक कर रहे हैं, और वैश्विक परिवहन के उत्सर्जन में लगभग 40-70% के लिए ये लोग उत्तरदायी है। तो G20 जो उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था है ना, पहले इन्हीं को समझाओ, यही पहले कंट्रोल करें, जिसमें भारत भी हमारा शामिल है, तो ऑटोमेटिकली वैश्विक समस्या समाप्त हो जाएगी।
नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इसको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा नाम बड़ा है दोस्तों, पढ़ने में मुझे टाइम लग रहा था। मिथाइलो टूवी माइक्रोबियम, मिथाइलो टूवी माइक्रोबियम ब्यूरेटेंस 5GB1C की बात करें तो ये एक मिथेनोट्रॉफ जीवाणु स्ट्रेन है जो कि मीथेन भक्षी सूक्ष्म जीवी है, अर्थात कि एक ऐसा जीवाणु है जो मीथेन का भक्षण करता है, मीथेन को खा जाता है, जिसको लैंडफिल साइट में, धान के खेतों में, तेल और गैस के कुओं में अगर हम छोड़ देते हैं तो यहाँ से मीथेन को ही हटाने में सक्षम है, क्योंकि ये ऐसे जीवाणु है अगर आप इनको लैंडफिल साइट, जो कि मिट्टी का भराव जहाँ पे किया जाता है, धान के खेत या फिर तेल और गैस के कुएं, क्योंकि यहाँ से मीथेन का उत्सर्जन होता है, अगर इन क्षेत्रों में हम इन जीवाणुओं को छोड़ देते हैं तो ये उन मीथेनों का भक्षण करके मीथेन का उत्सर्जन नहीं होने देते हैं, अर्थात ये जो बैक्टीरिया मीथेन का उपभोग कर लेते हैं और साथ में बायोमास का भी उत्पादन कर देते हैं। तो हमारे लिए क्या हो गया, सोने पे सुहागा, एक तरफ हमें बायोमास की प्राप्ति हो रही है, दूसरी तरफ हमारा मीथेन का उत्सर्जन कम हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो सकेगी। तो इस जीवाणु का नाम याद रख लो, क्या है, मिथाइलोविटामिन या मिथाइलोटूवी माइक्रोबियम ब्यूरेटेंस, ठीक है, ये हो गया। अगला एक पॉइंट है आपका, जलवायु लोचशील निम्न कार्बन युक्त स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के लिए फ्रेमवर्क है, जो कि WHO ने शुरू किया था और कुछ खास नहीं इसमें। और इसी तरीके से हम एक और जस्ट एनर्जी वाले टॉपिक को पढ़ लेते हैं, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, जिसको हम लोग जेटपी कहते हैं। सेनेगल के लिए 2.5 बिलियन यूरो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप समझौते की घोषणा की गई है, और इसका उद्देश्य है कि हम मिक्स एनर्जी जो मिक्स है उसमें नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाएं। हमारे यहाँ भी तो मिक्स एनर्जी चल रही है ना भाई, जीवाश्मिक ईंधन से 50% प्रोडक्शन हो रहा है, नवीकरणीय से 30% हो रहा है, 2% न्यूक्लियर से हो रहा है, परमाणु ऊर्जा से। तो हम ये जो मिक्स एनर्जी है ना, इसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी की मात्रा को बढ़ाएं। भारत भी यही करने की कोशिश कर रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को 30 से 35-40 पे ले जाए, तो कोई ना कोई क्षमता तो घटेगी और जीवाश्मिक क्षमता घटेगी। हालांकि ये एक वित्त पोषण का तंत्र है और ये विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्रणालियों को छोड़कर स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए फोकस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत ने अभी तक इसमें हस्ताक्षर नहीं किए और पहली बार इसको ग्लासगो में आयोजित किया गया था COP26 के अंतर्गत जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, यानी एक ऐसी ट्रांजिशन करेंगे कि जिसमें हम एनर्जी को बदलेंगे, सीधे हम स्वच्छ ऊर्जा की तरफ मूव कर देंगे। भारत ने इसलिए इस पर हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि भारत के पास अभी भी तकनीकी पिछड़ापन है, जिसकी वजह से हम एकाएक जो है कि जीवाश्मिक ईंधन को छोड़ के नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ नहीं जा सकते। धीरे धीरे हम उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और बात करेंगे इसमें सेनेगल चौथा देश है इस पर हस्ताक्षर करने वाला, जिसमें इससे पहले आपके दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम ऑलरेडी हस्ताक्षर कर चुके हैं, लेकिन भारत ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है। और इसमें जो डोनर होंगे वो कौन कौन से, जो 2.5 बिलियन यूरो को जो तैयार करेंगे वो कौन से देश होंगे, जापान, USA, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम। ये वो देश होंगे जो ये पैसा देंगे इन लोगों के लिए कि ताकि आप नवीकरणीय ऊर्जा में शिफ्ट हो सकें। फिर यहाँ पे एक और टॉपिक है, क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव की बात करें तो कुछ खास नहीं था, आप पढ़ सकते हो इसको, और इसमें कुछ खास मुझे नहीं लगा। अब यहाँ पे हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, सुर्खियों में रही संस्थाएं और संगठन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ और संगठन है, जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट फॉर प्रोग्राम, जैसे यूनेप की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एक प्राधिकरण है, पर्यावरण के लिए काम करता है। मुख्य रूप से वैश्विक पर्यावरण एजेंडा स्थापित करता है कि कैसे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, और सतत विकास कार्यक्रम के लिए भी कार्यान्वित करता है, इसको बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना की बात करें तो जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था ना 1972, जो कि पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन था, उसी समय इसको 72 में एक अंतर सरकारी संगठन के तौर पर से इस्टेब्लिश कर दिया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन में। इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी, केन्या में है, और इसमें भारत सहित लगभग 193 देश इसके शामिल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यूनेप अपनी 95% आय जो है कि स्वैच्छिक अंशदान पर निर्भर करता है, यानी इसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है, लेकिन कुछ देशों के लिए स्वैच्छिक है। जैसे भारत अगर चाहता है कुछ पैसे दे दे, अमेरिका दे दे, जापान दे दे, कि यूनाइटेड किंगडम दे दे, इजराइल दे दे, जर्मनी दे दे, फ्रांस दे दे, रूस दे दे, चाइना दे दे, कोई भी देश का आप नाम ले लो, ये सभी स्वैच्छिक अंशदान पर अपना जीवन यापन करते हैं। अगर इन्हें देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे। ये किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता, बहुत प्यार से काम करता है ये पूरा। अगर आप देखोगे कि इसी के साथ साथ यहाँ पे जलवायु परिवर्तन पे जो अंतर सरकारी पैनल है, ये भी यूनेप और WMO की एक संयुक्त संस्था है। यूनेप और WMO की संस्था है।
यूनेप के द्वारा कॉमन कार्बन मैट्रिक को दुनिया भर में भवन निर्माण कार्यों और कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए विकसित किया गया है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, जो आप लोगों ने अब तक सब पढ़ा है लेकिन क्लियर नहीं रहता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। क्या लिख रहा है कि यूनेप के तहत यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत बहुत सारे पर्यावरणीय सम्मेलन हुए हैं। अगर आप देखो कि सबसे पहले इन्होंने साइट का सम्मेलन किया था, यानी वन्य जीवों और वनस्पतियों के संकटापन्न प्रजातियों पर जो कन्वेंशन हुआ था 1973 में, यूनेप के नेतृत्व में हुआ। फिर दूसरे नंबर पे आप देखो कि वन्य जीव प्रजाति की प्रवासी प्रजाति जो होती है उनके संरक्षण के लिए CMS यानी कि बॉन्ड कन्वेंशन हुआ, जो किसके लिए है, प्रवासी प्रजातियों के लिए। तीसरे नंबर पे आप देखोगे कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन 1985 का। चौथे नंबर पे आप खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही को रोकने के लिए बेसल कन्वेंशन 1989 में हुआ। नेक्स्ट आप देखो कि जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD 1992। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खतरनाक रसायनों के कीटनाशक को पूर्व सूचित सहमति यानी रॉटरडम कन्वेंशन 1998। नेक्स्ट है स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पे कन्वेंशन स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 और पारा पे जो कन्वेंशन है मिनीमाता 2013। तो ये कुछ प्रमुख कन्वेंशन है जो यूनेप के तहत जो है कि पर्यावरणीय सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। इसी में और आगे अगर हम देखें तो कुछ एक रिपोर्ट भी है, जैसे एडेप्टेशन गैप में क्या जानना है, बस एक लाइन आपको जाननी है कि एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, तो यूनेप जारी करती है, जिसमें बताया था कि कार्यान्वित किए गए अनुकूलन संबंधी उपाय और सामाजिक स्तर पर निर्धारित जो लक्ष्य थे उनके बीच में कितना अंतर है। मतलब कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे और जो अनुकूलन संबंधी उपाय किए गए उसमें कितना अंतर है, इसी को एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कहते हैं और ये यूनेप के द्वारा जारी किया था। लेकिन एक और रिपोर्ट है इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, एमिशन गैप रिपोर्ट यानी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, जिसमें देखोगे कि 2023 की रिपोर्ट जो है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट का ये 14वां संस्करण था, जिसमें कहा गया कि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए वैश्विक प्रयासों की सफलता का आकलन करती है। और आकलन क्या किया गया कि 2021 से 22 तक में ग्रीन हाउस गैसेज में 1.2% की वृद्धि हो गई। जीवाश्म ईंधनों का दहन और औद्योगिक गतिविधियां इसके लिए मुख्य जिम्मेदार हैं, यानी अभी भी बहुत सारे देश जीवाश्म ईंधनों का ही प्रयोग कर रहे हैं। औद्योगिक गतिविधियां जिसमें कोयले आधारित या जीवाश्म आधारित ईंधनों का प्रयोग कर रहे हैं, अभी भी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बहुत सारे देश नहीं बढ़ रहे हैं आगे, तो 1.2% की वृद्धि होगी। साथ ही साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों, जितने विकसित देश हैं ना जो ये चोचलेबाजी करते हैं, ये जो विकसित देश हैं सबसे अधिक आय वाले 10% की आबादी लगभग 48% ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करती है। हर एक विकसित देश में देखो हर घर में AC लगी हुई है, हर घर में फ्रिज रखा हुआ है, हर घर में जो एयर कंडीशनर्स हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के साथ साथ ओजोन डिप्लीशन के पदार्थ भी छोड़ते हैं। क्लियर होगी बात। हर घर में आप देखो कि वहाँ पे एक से एक लग्जरी गाड़ी है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ रही है। तो ये सबसे बड़ी आप देखोगे, और इन्होंने इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया है कि इनके पास पेड़ पौधे लगाने की जगह ही नहीं बची है, इसलिए यहाँ पे कार्बन सिंक की जगह कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा कर रहा है। तो यही इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो 10% आबादी है जो सबसे ज़्यादा संपन्न है वो जो है कि 48% तक जो है कि ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक आप देखोगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO की बात करेंगे। यह भी एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में होती है जो मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति और महासागर और जलवायु के साथ इनकी अंतरक्रिया पर रिपोर्ट करती है कि जो वायुमंडल है, जो महासागर है और जलवायु में जो प्रभाव आ रहा है इन दोनों की अंतरक्रिया से वो कैसे होगा, इनके बारे में बताता है। WMO की बात करेंगे तो 1950 में WMO कन्वेंशन को अनुसमर्थित किया गया था, यानी इसके बाद इसे एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में इसकी मान्यता हो गई थी। हालांकि इसकी स्थापना तो 1873 में ही कर दी गई थी अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन के रूप में, लेकिन बाद में इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता 1950 के बाद दी गई। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और भारत सहित इसमें भी 193 देश हैं। लेकिन इससे संबंधित भी जो रिपोर्ट्स होती है वो यूनेप के द्वारा ही जारी की जाती है, जैसे द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022। इसमें कहा गया कि 2022 में जो वैश्विक औसत तापमान था 1850 से 1900 के बीच में जो 1.5 डिग्री से अधिक था, मतलब 1.15 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। और 2015 से 22 के बीच में देखोगे तो 8 वर्ष रिकॉर्ड स्तर पे गर्म रहे। ये 8 वर्ष दुनिया के सबसे ज़्यादा गर्म प्रदेश रहे हैं, मतलब गर्म वर्ष रहे। और 3 मुख्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है जिनमें लगातार 2021 में वृद्धि हुई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। इनकी 2021 में रिकॉर्ड स्तर पर जो है कि सांद्रता पहुँच गई। ऐसी ग्रीन हाउस गैस की एक बुलेटिन रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 2022 में ग्रीन हाउस गैस की जो सांद्रता थी वो लगभग 417 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन जो है कि ये पहुँच गया, जो कि पूर्व औद्योगिक स्तर की अपेक्षा 150% की वृद्धि थी। तो 2022 में इतने अधिक तक पहुँच गए। और ऐसी मीथेन के लिए भी ये कहते हैं, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि मीथेन
पूर्व औद्योगिक स्तर की अपेक्षा 264% और नाइट्रस ऑक्साइड 124% की वृद्धि हुई है। और जबकि बात करोगे कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप देखोगे तो 150% की। तो अगर इन तीनों की रिपोर्ट देखें तो तीनों में सबसे अधिक वृद्धि किसमें हुई है? मीथेन में हुई है। किसमें? मीथेन में, पूर्व औद्योगिक स्तर के आधार पर 264%। सेकंड नंबर पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आती है और तीसरे नंबर पर नाइट्रस ऑक्साइड आती है, जिसमें ये वृद्धि देखी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ तक ये सारा का सारा हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और अब हमारा नेक्स्ट क्लास शुरू होगा पॉल्यूशन के बारे में। तो हम लोग पॉल्यूशन को भी पढ़ेंगे क्योंकि पॉल्यूटेंट से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके आते हैं हर बार यूपीएससी में। तो एनवायरनमेंट को जितना अच्छे से आप लोग तैयार करोगे ना, उतने ही अच्छे से आपके प्रश्न में मार्क्स सही होने की चांसेस बढ़ेंगे। 3 सब्जेक्ट पे कोर फोकस करो, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और साइंस। इन तीनों की करंट अफेयर्स मैंने करा दी है, यानी एनवायरनमेंट का आज पहला लेक्चर है, अगले 3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। इस पर अगर ढंग से फोकस करोगे तो आपकी पूरी तरीके से करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।